हेलो जेंजीज, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो यू बीन वेरी वेरी गुड। अब 20-25 दिन आपके एग्जाम्स को बचे हैं। कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशंस? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो। लास्ट 20 डेज है, अपना बेस्ट 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 परफॉर्म करना, अपना बेस्ट एफर्ट लगाना, बहुत अच्छा रिजल्ट अपने को पास होकर दिखाना है, ठीक है ना। आज अपने इस वीडियो में क्या करने वाले हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए आपके एफ एम एन एस एम के एम टी पी टू के सोल्यूशंस ले आया हूँ। और हर बार की तरह मैंने अपने हैंड रिटन सोल्यूशंस ही लाया है, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आने वाला है। तो मैं पीडीएफ कहाँ शेयर कर दूंगा? मेरे टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, फटाफट से वहाँ से इसको ज्वाइन करके डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। और बहुत ही और अपडेट्स में देते रहता हूँ टेलीग्राम में, तो उसको भी आप समय समय से आप मिस तो नहीं करना चाहोगे, तो उसको भी एक्सेस कर लेना, ठीक है। साथ ही साथ ये वीडियो का फ्लो कैसे रहने वाला फटाफट से समझ लो। हम केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे एफएम का। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो एफएम के हैं उसके सॉल्यूशंस आपके संग डिस्कस करेंगे, आपको सॉल्यूशंस दिखाऊंगा। देन हम ग्रेजुअली मूव कर जाएंगे एसएम पोर्शन में, जिसका केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज, इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज, वो सारे बहुत अच्छे से अपने डिस्कस करेंगे। उसके बाद एसएम के जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो आपके मोरलेस पूरे डायरेक्टली बुक के क्वेश्चन हो, आपके देखे हुए क्वेश्चन में ही है। कुछ नया, कुछ टेक्निकल, कोई ऐसा केस स्टडी आ गया जो आपको दिक्कत देगा, वैसा कुछ नहीं है। एकदम डायरेक्ट है, तो आप कर लोगे, तो उस पर बेसी टाइम अपने लगाएंगे नहीं, ठीक है। ऐसा अपना फ्लो रहने वाला, अपना एग्जाम्स आने वाला, तो अपने विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस क्विकली क्विकली डीप डाइव इनटू द वीडियो, ठीक है। फुल स्क्रीन में आ जाओ। स्टार्ट करने से पहले क्विकली बस, दिस इज माई बुक एफ एम डाइजेस्ट। ये बुक है जो मेरा पूरा हैंड रिटन नोट्स से मैंने कंसेप्ट बुक बनाया है आपके लिए। और ये बुक आपको मिल सकता है, उसके लिए आपको क्या करना है आपको मालूम है। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म लिंक है, उसको आप भर देना। ये बुक आपको आपके घर तक फ्री में डिलीवर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, बस अपना एड्रेस सही से देना है, अपना पिन कोड सही से देना है, ठीक है ना। आपको ये बुक मिल जाएगा फटाफट से, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। साथ ही साथ अगर कोई स्टूडेंट जनवरी का है या मई का भी है, तो आप उसको भी रेकमेंड करना, उसको भी आप ज़रूर से बताना। चलो क्विकली आप अपने आंसर्स में आ जाएं। एफएम पोर्शन से स्टार्ट करेंगे जैसा कि मैंने कहा, और अपने अच्छा स्पीड मेंटेन करेंगे ताकि आपका भी अच्छा से रिवीजन भी हो जाए, आपको आंसर्स भी पता चल जाए, और आपका भी टाइम एकदम सा भी हल्का सा भी वेस्ट ना हो। एमटीपी का, रिवीजन का, या किसी भी का ये वीडियो देखने का क्या तब मतलब बनेगा जब आप एक बार खुद से सॉल्व करके रखोगे, या खुद से आपने क्वेश्चन बनाई है, पढ़ी है, देखी है, सोची है उसके बारे में। डायरेक्टली बिना क्वेश्चन पढ़े अगर एमटीपी वीडियो देखने अगर आए हो, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा प्लीज़ रुक जाओ, आगे मत कंटिन्यू करना। एक बार खुद से ट्राई कर लो। अगर जहाँ जहाँ दिक्कत हो वहीं वहीं देखना ना। कोशिश नहीं करोगे, दिमाग लगाओगे ही नहीं, तो एग्जाम में कैसे बनेगा क्वेश्चन? एग्जाम में तो खुद ही हो, कोई और है नहीं हेल्प करने के लिए। अभी तो यूट्यूब है, टीचर्स है, सब बहुत जन है आपके पास, ठीक है ना। चलो क्विकली स्टार्ट करें। केस स्टडी से स्टार्ट करेंगे, सीधा का सीधा केस स्टडी से अपने स्टार्ट करेंगे सर। पहले की मार्किंग्स वगैरह हटा दो। हमेशा केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू पढ़ने से पहले क्या चीज़ का ध्यान रखना आप लोग? हमेशा केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज पढ़ने से पहले क्या ध्यान रखना है? हमेशा एक बार क्वेश्चन पे आ जाना, क्वेश्चन देख लेना कौन से चैप्टर से है, क्विकली समझ में आ जाएगा कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते ही समझ में आना चाहिए कि अच्छा रेसिडुअल वैल्यू बोला है, मतलब कि कैपिटल बजटिंग से क्वेश्चन पूछ लिया, और बैक टू बैक 2 एमटीपीज फॉर द सेम टर्म आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कैपिटल बजटिंग से, जिससे दिखाता है कि इंस्टीट्यूट का फोकस टुवर्ड्स कैप बज इन द एमसीक्यू पोर्शन कितना ज्यादा है। इंस्टीट्यूट चाहता है कि कैप बज से मैं केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज बच्चों से ज्यादा टेस्ट करवाऊं, तो वही ही कोशिश कर रहा है, ठीक है। या तो 10 नंबर का कैपबज यहाँ दे देता है, 10 नंबर का 8 नंबर का आपको वर्किंग कैपिटल दे देगा डिस्क्रिप्टिव में, या तो वाइसी वर्सा उल्टा कर देगा। वैसा बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है इंस्टीट्यूट की करने की, ठीक है। तो पता चल गया रेसिडुअल वैल्यू का बात हो रहा है, अब अपने को अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पढ़ना है। अपने को ध्यान आ गया कि कैपबज चैप्टर के अंदर ही अपने को सिर्फ सोचना है। आ जाओ, छोटा सा केस स्टडी है, सबसे अच्छी बात तो यही है इसमें चलो, कितना ज्ञान दिया, देखो सिर्फ ज्ञान है, इस पैराग्राफ में कोई ज्ञान है, कोई नंबर नहीं, आगे बढ़ जाओ। One of the most profitable centers in Pune recently experienced downtime due to failure of its 10-year-old ultrasound scanner. अल्ट्रासाउंड स्कैनर से मतलब नहीं, एक मशीन है, उतना ध्यान रखो। एक मशीन था 10 साल पहले का जो ऑब्सोलीट हो गया, जो डाउन टाइम हो रहा, जो प्रॉब्लमेटिक हो गई है, अब वो अपना एंड ऑफ यूजफुल लाइफ पहुंच गया है। एंड ऑफ यूजफुल लाइफ हो गया मतलब क्वेश्चन आ गया, आपको क्या पूछने वाला आप समझ पा रहे हो? देख लो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है कि अब इसको प्रिवेंट करने के लिए द प्रोक्योरमेंट एंड द फाइनेंस टीम्स हैव इवैल्यूएटेड 3 ऑप्शंस। 3 ऑप्शन उन्होंने इवैल्यूएट किए। कौन कौन से 3 ऑप्शन उन्होंने इवैल्यूएट किए?
पहला ऑप्शन है ये, सोनेक्स का ब्रांड का एक मशीन ले लो जिसका दाम कितना, इतना दाम उसका दिया हुआ है 7,20,000, उसका लाइफ है 15 ईयर्स, कोई दिक्कत नहीं है। ईयर 1 to 5 रुपीज 24,000 इज द मेंटेनेंस कॉस्ट, इज देयर व्हाट इज द मेंटेनेंस कॉस्ट। नाउ एक मिनट रुको एंड मेरे क्वेश्चन का एक आंसर दो, कौन सा बच्चा आंसर देगा। क्वेश्चन ये है कि सर 1 to 5 का जो ये ईयर का कॉस्ट है ₹24,000, क्या ये ईयर 1 to 5 का क्यूमुलेटिव टोटल में कॉस्ट है, या ईच ईयर ₹24,000 का कॉस्ट इंकर होगा इन द टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस। बताओ, क्वेश्चन में तो कहीं दिया हुआ नहीं है क्लियरली कि 25,000 20,000 ईच ईयर का है कि टोटल में, कुछ भी नहीं दिया। तो आपका बेस्ट जजमेंट क्या लगाओगे, बेस्ट अजम्पशन क्या लगाओगे यहाँ पे, हमेशा सोच के बताओ। एग्जाम में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, या कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का कुछ भी पढ़ाई या कभी भी करो, जहाँ पे आपको अजम्पशन लेने का बात आए ना, हमेशा ऐसा अजम्पशन लेते हैं हमें जो हमें लिबरेट करता है, हमें कोई कंफाइन नहीं करता, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है। समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि अजम्पशन ऐसा कुछ ले कि क्वेश्चन ही सॉल्व ना हो सके, दैट इज द रॉन्ग अजम्पशन। अजम्पशन हमेशा ऐसा लेंगे जिससे क्वेश्चन अपने सॉल्व कर पाए, क्वेश्चन सॉल्व लॉजिकल लगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में अपने को ईजी हो। ठीक है, देखो ईयर 1 to 5 का जब कॉस्ट दिया है ना, दिस इज ऑलवेज द राइट आंसर इज, दिस इज ऑलवेज पर ईयर और ईच ईयर का खर्चा, हमेशा याद रखना। तो ईयर 1 to 5 ईच ईयर लगेगा 24,000, 6 to 10 में सिमिलरली 34,000 ईच ईयर लगेगा, और 11 to 15 में 45,000 लगेगा। दूसरा वाला मशीन में आओगे, दूसरा ब्रांड का सेकंड ऑप्शन है ये, डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ था 4%, जो आपको दिक्कत नहीं है। इकोमेड नाम है दूसरा का, नाम से कोई मतलब नहीं है। इसका कॉस्ट है 5,40,000, लाइफ दिया 10 ईयर्स, इसका लाइफ है सिर्फ 10 ईयर्स, लेकिन इसीलिए सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट भी 10 साल का दिया, लॉजिकल है, यहाँ पे 0 दे दिया। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है इसका, देखो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 6%, 6% इसका है, उसका 4% है, वो 15 साल, ये है 10 साल। नंबर्स आपको ध्यान आ गए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हो। अब मेरे बाद ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लीज मेरे संग फोकस के संग पढ़ना, फोकस के संग देखना। द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ बोथ द मशीन्स विल ड्रॉप बाय 1/3 ऑफ द परचेज प्राइस इन द फर्स्ट ईयर। मतलब क्या बोला, मतलब क्या बोला, इधर देखो 7,20,000 का ये मशीन था, 7,20,000 का मशीन था, इन द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, 1/3 से ये वैल्यू डिप्रिशिएट कर जाएगा, मतलब ₹2,40,000 से डिप्रिशिएट कर जाएगा। तो वैल्यू आफ्टर 1 ईयर कितना, 7,20,000 माइनस 2,40,000 विच इज 4,80,000, विच इज 4,80,000, है ना, कैलकुलेशन सही है ना भाई, देख लो, विच इज 4,80,000। अब यहां तक समझ में आया, 1/3 डिप्रिशिएट कर जाएगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। सिमिलरली दूसरा के लिए भी है, आप लोग कर लोगे, मैं आपको उसका अलग से नहीं बता रहा। सिमिलरली दूसरा मशीन के लिए भी है, वो आप लोग कर लोगे, 5,40,000 का 1/3 डिप्रिशिएट कर देना 1 साल बाद ही। एंड thereafter shall be depreciated annually at a specified rate। उसके बाद एनुअली डेप्रिशिएट करेगा एट द स्पेसिफाइड रेट। इसका मतलब क्या हुआ, एनुअली डेप्रिशिएट करेगा एट अ स्पेसिफाइड रेट, उसका मतलब ये हुआ कि ये जो मशीन है ये हर साल डेप्रिशिएट करेगा। यहाँ डाउट आने वाला है, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, आप लोग बाद में कमेंट करते हो, बाद में आप व्हाट्सअप करोगे, मुझे मालूम है। मैं पहले यहाँ पे 1 मिनट रुक के क्लियर करना चाहता हूँ कि सर, स्टूडेंट की क्वेरी है, मैं स्टूडेंट हूँ, सर 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 यहाँ पे SLM लगेगा कि WDV लगेगा, मुझे तो समझ ही नहीं आया। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिसिएशन होगा कि WDV मेथड से डिप्रिसिएशन होगा, मुझे तो समझ ही नहीं आया। मैं बता दूं आपको, WDV से तभी आप डेप्रिसिएशन लगाते हो, WDV से आप तभी डेप्रिसिएशन लगाते हो जब रिटर्न डाउन वैल्यू की बात क्वेश्चन में दे। यहाँ पे क्वेश्चन आपको बात नहीं दे रहा कोई भी WDV की, एनुअली एट अ स्पेसिफाइड रेट सॉरी बोला है, उसका मतलब है कि हमेशा ये आपका रेट पे सीधा कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन एवरी ईयर चार्ज होगा। मतलब कि ये जो 4% का कॉस्ट है ना, ये जो 4% का कॉस्ट है, ये हर साल 7,20,000 पे चार्ज होने वाला है, ये हर साल 7,20,000 पे चार्ज होने वाला है। याद रहेगा क्या, समझ में आया क्या, हर साल 4% चार्ज होगा 7,20,000 पे, फॉर हाउ मेनी ईयर्स, सब 15 साल का क्वेश्चन है ना, 15 ईयर्स के लिए चार्ज होगा। रॉन्ग, फर्स्ट ईयर तो आपने यहाँ पे डेप्रिसिएशन कर दिया ना 2,40,000 का, तो ये चार्ज होगा अब सिर्फ 14 ईयर्स के लिए। समझ में आया, अब ये चार्ज होगा सिर्फ 14 ईयर्स के लिए, बिकॉज फर्स्ट ईयर तो आपने क्या किया, ऑलरेडी डेप्रिशिएट कर दिया, तो सिर्फ अब बचा हमारा 14 ईयर्स, तो अब ये 14 ईयर्स के लिए ही सिर्फ
चार्ज आपको करना है, ठीक है। सिमिलरली इकोमेड के लिए भी सेम चीज़ होगी, तो मैं 2 बार नहीं बोल रहा, आप समझ जाना, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया, ये हमेशा यहाँ पे एसएलएम लगेगा, ये स्टाइल है डिनोट करने का, डेप्रिसिएशन एनुअली एट अ स्पेसिफाइड रेट, ये एक स्टाइल है डिनोट करने का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमेशा ऐसे कभी भी डेटा मिले तो आपको हमेशा एसएलएम के लॉजिक से ही सोचना है, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली मतलब ये हो गया हमारा तीसरा नंबर ऑप्शन। 3 ऑल्टरनेटिव्स, 3 ऑप्शंस बोला था, पहला सोनेक्स का मशीन ले लो, सेकंड इकोमेड का मशीन ले लो, या तीसरा ऑल्टरनेटिवली अब क्या बोल रहा सुनो, इकोमेड का जो मशीन है ना वो रेंट पे भी ले सकते हैं, रेंट पे भी ले सकते हैं, खरीदना क्यों से रेंट पे ले लेते हैं ना। विच विल रिटर्न टू द वेंडर आफ्टर द यूज अंडर द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। वेंडर को अपने यूज करने के बाद रिटर्न करेंगे, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है यहाँ दिया है। एनुअल रेंट अपने कितना देने वाले हैं, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में देंगे, जो भी देंगे कितना देंगे, 1,18,000 फॉर द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का कितना देने वाले, 1,18,000। अब जहां डाउट आने वाला है उसको 1 मिनट रुक के क्लियर कर लो भाई। ये टाइमलाइन एक ठो बना लो, यस देख लो, कम से कम मेरे संग संग देख लो। ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सर जगह कम हुआ था, आप छोटा कर रहे हो टाइमलाइन, यस राइट, 10। ये हुआ 10 ईयर्स का टाइमलाइन। अब यहाँ पे देखो, एनुअल रेंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर बोला कितना, 1,18,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बोला, एनुअल रेंट हमेशा दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सब्सिक्वेंट 4 ईयर्स के लिए बोला 1,18,500, और उसके बाद फाइनल 5 ईयर्स के लिए बोला 1,26,750। अब एक बार प्लॉट करते हैं, ठीक है, प्लॉट करते समझ में आएगा। एनुअल रेंट चल भी बिगिनिंग ऑफ द ईयर, हमेशा का ना ये बिगिनिंग वाला चीज ध्यान रखना, चाहे आप सीए फाइनल, सीए इंटर, सीएमए, सीएस कोई भी पढ़ाई कुछ भी कर रहे हो फाइनेंस को रिलेटेड, ये हमेशा आपको फंसाएगा, हमेशा आपको दिक्कत देगा। हर इंस्टीट्यूट, हर आपका इंस्टीट्यूशन जब टेस्ट करता है ना कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चंस, प्रेजेंट वैल्यूज, तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, और एडवांस करोगे तो आपको क्वार्टरली, मिड ईयर, कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। समझ में आ रही है। अभी माता मत लगाओ, अभी बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे ध्यान दो। अब हमारे को 1,18,000 कहाँ है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब सीधा का सीधा सर यहाँ पे आएगा 1.18 लाख। बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब ईयर 0 पे आज यहाँ गया, दिस इज द फर्स्ट ईयर, दिस इज द फर्स्ट ईयर, दिस इज द सेकेंड ईयर, दिस इज द थर्ड ईयर, दिस इज द फोर्थ ईयर, दिस इज द फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th ईयर। ये 10 साल ऐसे होगा, ये 1 साल, ये 2 साल, ये 3, ऐसे करके मैंने बनाया, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट ईयर का डेटा हमारा का पेमेंट यहीं पर ही हो रहा है। जैसे बोलते हैं ना एडवांस रेंट करना, अपने घर रेंट पे देता है अगर कोई, या कोई घर रेंट पे रहता है, तो हमेशा मंथली रेंट कब देते हो, एडवांस में देते हो। आज महीने की 1 तारीख है तो आप घर का रेंट पे करते हो, आपने पूरा महीना रहना है, बट आपने आज ही 1 तारीख को पे कर दिया, फिर 30 दिन रहने मिलता है, राइट, वैसे ही सोचो। नेक्स्ट 4 सब्सिक्वेंट ईयर्स में 1,18,500 होगा, 1.185 लिख सकता हूँ मैं इसको, 1.185 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे पेट होगा 1.185। बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो गया, मतलब ईयर 2, फर्स्ट ईयर का तो खेला खत्म, अब ईयर 2 पे हम लोग आए, बट वापस बिगिनिंग ऑफ द ईयर में पे हो गया 1.185, 1.185, 1.185। ये हमारा 4 साल का बात हुआ, ये हमारा 4 साल का बात हुआ, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। समझ में आ गया, समझ में आ गया, सॉरी फिफ्थ ईयर भी, हाँ तब 4 साल हुआ, ठीक है। उसके बाद फाइनल 5 ईयर्स का बोला 126,750। अब 1.2675 लिख सकता हूँ, 1.2675, 1.2675, 1.26 लिख रहा हूँ एक बार, हाँ 1.26, 1.26, 1.26 एक ही बात है, यहाँ पे बता दो वरना कन्फ्यूजन होगा। 1.2675 को ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे कितना बार लिखा मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, ये वाला हट जाएगा, सॉरी ये वाला हट जाएगा, 5 बार करना आपको, क्वेश्चन में बोला है ना 5 बार करना, देख लो। फॉर द फाइनल 5 ईयर शैल बी 126,750। ये आपने एक बार किया, ये 1, 2, 3, 4 बार किया, 4 ईयर्स बोला था क्वेश्चन में, 1, 2, 3, 4, 5 बार बोला बिकॉज 5 ईयर्स बोला था क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन का लास्ट ईयर जो है ना 10th ईयर ये है, उसका आपने पेमेंट आज आप करने कर दिया 9th ईयर के स्टार्टिंग में ही, ठीक है। आपको इसको 9 बार अब पीछे लेके आना है, 9 बार टानना है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 टाइम्स आपको इसको डिस्काउंट करना है, तब आप आज के डेट पे पहुंचोगे। समझ में आ गया। अब आपको इस तरीके से ये टाइमलाइन को ध्यान रखना है, अपने आगे क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे। अब जब आपका इसको सोल्यूशन दिखाऊंगा तो फिर समझा दूंगा। चलो
एक लास्ट चीज क्या बोला, रेंटल अग्रीमेंट कैन बी टर्मिनेटेड अर्ली बाय पेइंग अ पेनल्टी ऑफ रुपीज 1,10,000. दिस पेनल्टी वुड बी रिड्यूस्ड बाय 11,000 ईच ईयर ऑफ द पीरियड ऑफ रेंटल अग्रीमेंट. मतलब कि 1,10,000 का सर बोल रहा है पेनल्टी मार देगा अगर आपने रेंट का अग्रीमेंट को टर्मिनेट कर दिया बीच में. बट एक तो बात और बोला कि अगर आपने जितना ईयर इस पे पास किया ना, आपने अगर 1 ईयर पास कर लिया, अगर आपने 1 ईयर पास किया तो 1,10,000 में आपको 11,000 कम पेनल्टी लगेगा. तू 2 साल पास कर लिया तो 11,000 इंटू 2 मतलब 22,000, तो 1,10,000 का टोटल पेनल्टी में 22,000 कम लगेगा. ऐसे हर साल आपको 11,000 रुपये कम लगेगा पेनल्टी का अगर आपने कभी भी टर्मिनेट किया तो. बात खत्म. ठीक है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दिया 12%. अब आपको सॉल्व करना है रेसिडुअल वैल्यू, मतलब क्या हुआ, स्क्रैप वैल्यू निकालना है सोनेक्स का और इकोमेट दोनों का एट द एंड ऑफ देयर लाइफ. क्विकली एक बार देख लो, चारों का ना यहाँ पे ऑप्शन अलग है सोनेक्स का. एग्जाम में अगर आपने सोनेक्स का आंसर सॉल्व किया, मान लो जो भी आपका ऑप्शन आया, सपोज ऑप्शन ये आया, तो आपको ये सॉल्व करने का दरकार नहीं है. आपको पता चला ये ऑप्शन है तो दिस इज द आंसर. स्मार्ट बनना एग्जाम में प्लीज. आपको ये एमसीक्यू है, आपको डिटेल आंसर नहीं लिख के आना है. क्लियर हो. सेकेंड चीज अब एक और यहाँ पे आपको एक तो ट्रिक बता देता हूँ या आपको एक एडवाइस दे देता हूँ. एग्जाम में जो डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया ना कि ऐसा ये एसएलएम होगा, डब्ल्यूडीवी होगा, क्या होगा, कैलकुलेटर लेना मेरे साथ साथ. अगर आप एग्जाम में मान लो सेम क्वेश्चन आपको एनकाउंटर करते हो, आप फेस करते हो सेम क्वेश्चन, और आपको समझ नहीं आ रहा कैसे डेप्रिसिएशन करना है, कैसे रेसिडुअल वैल्यू कौन से मेथड से निकालना है, आपका दिमाग बोल रहा है डब्ल्यूडीवी होगा फॉर वंस. आपने कैलकुलेटर लिया, फर्स्ट ईयर का तो आपने डेप्रिसिएशन करोगे 1/3 हटा दोगे, 1/3 तो हटा दोगे, 2,40,000 तो हटा दोगे, तो 7,20,000 में से 2,40,000 हटाया तो 4,80,000 आया. मतलब और 14 टाइम्स डेप्रिशिएट करना, 4% से करोगे आप तो -4% करना 14 बार, -4% को 14 बार करना आप, तो ना कुछ अराउंड 2,70,000 का फिगर बनेगा, 2,70,000 77,000 का कुछ फिगर बनेगा. ये वाला फिगर, ये वाला जो फिगर आएगा आपका, ये फिगर आपको कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है. ये मैं सिर्फ एक तो जुगाड़ बता रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ एक तो जुगाड़ बता रहा हूँ आपको एग्जाम के लिए. आपका कोई लॉजिक नहीं बनाना चाह रहा, मैं आपको रट्टा नहीं लगवाना चाह रहा, सिर्फ एक जुगाड़ बता रहा हूँ. कभी कोई बच्चा फंस गया तो क्या कर सकता है. ठीक है, आगे बढ़ो. लॉजिक से मैंने आपको बताया कि हमेशा ये एसएलएम होगा. ठीक है, फटाफट से सॉल्व कैसे किया मैंने दिखा देता हूँ. रेसिडुअल वैल्यू ऑफ सोनेक्स निकाला, कैसे निकाला रेसिडुअल वैल्यू ऑफ सोनेक्स. टोटल कॉस्ट ये था, टोटल कॉस्ट ये दिया हुआ था, उसमें मैंने 1/3 हटा दिया. अब जो वापस बचा 7,20,000 का कॉस्ट, 4% का डेप्रिसिएशन फॉर 14 ईयर्स जो मैंने आपको बताया, क्योंकि 1 ईयर मैंने यहाँ कर लिया, दिस इज द फर्स्ट ईयर, दिस इज द 14 ईयर, तो टोटल हो गया 15 ईयर्स. डन. सॉल्व करोगे तो आएगा 76,800. मैं ना मार्क नहीं करवा रहा आपको, मार्क आप खुद कर लेना. रेसिडुअल वैल्यू ऑफ इकोमेट सेम तरीके से कर लोगे, मैं नहीं जा रहा उस पर. अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे. क्या बोलता है सेकंड क्वेश्चन, देखो. दिस इज द आंसर, मेरे को देख के याद आ गया. इफ सोनेक्स इज यूज्ड फॉर 15 ईयर्स, अब उसका ईएसी ऑफ द मशीन निकालना है. ईएसी वापस पूछ लिया, आपको याद है ना, अभी लास्ट एमटीपी में भी ईएसी पूछ रहा था. इक्विवेलेंट एनुअल क्राइटेरियन या इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, बोथ आर द सेम थिंग. वो आपको वापस पूछ रहा है यहाँ पे कि ईएसी क्या. ईएसी क्या अपने को पता है, जो प्रेजेंट वैल्यूज आएगा उसको डिवाइड करेंगे किससे, पीवी एएफ से, विच इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी फैक्टर. जो प्रेजेंट वैल्यूज आए उसको डिवाइड करोगे पीवी एएफ से. ठीक है, सोनेक्स का निकालना है ईएसी. इजी क्वेश्चन है, फटाफट से कर लो. कैसे निकालोगे प्रेजेंट वैल्यूज. ईयर 0 पे आपका 7,20,000 का आज मशीन गया, तो फर्स्ट ईयर का तो 1 आएगा. ये 1 कैसे आएगा, किसी का डाउट है तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर टू द पावर 0 विच इज 1/1 विच इज 1. ठीक है, ये इसलिए 1 आया. समझ में आ गया अगर किसी का डाउट हो तो. चलो, ये प्रेजेंट वैल्यू आया. ईयर 1 से 5 का ₹24,000. अब एग्जाम में कभी भी ऐसे आए ना, मल्टीपल ईयर्स का सेम कैश फ्लोज है, 24,000 तो ईयर 1 के लिए भी है, 2 के लिए भी है, 3 के लिए भी है, 4 के लिए भी है, 5 के लिए भी है ना. तो मैं चाहता था 1 2 3 4 5 24 24 24 ऐसे करके लिख सकता था, पर क्यों करना जब कैश फ्लो सेम है. तो स्मार्ट बनने का, एक साथ यहाँ लिखा ऐसे 1 से 5, यहाँ पे टोटल किया, पीवी फैक्टर को जोड़ दिया. पीवी फैक्टर को जोड़ दिया मतलब 1 डिवाइड बाई 1.12 किया, 5 बार किया, ग्रैंड टोटल दबाया, जो आंसर आया दैट इज 3.605 आफ्टर राउंडिंग ऑफ. अब उसका प्रेजेंट वैल्यू आपने यहाँ पे किया. ठीक है, सिमिलरली ईयर 6 से 10 आया, उसका कैश आउटफ्लो आपने लिखा, वापस पीवी फैक्टर को आपने जोड़ दिया. लेकिन प्लीज ध्यान रखना एग्जामिनेशन हॉल में कि जब 6 से 10 का पीवी फैक्टर जोड़ोगे तो ईयर 6 पे जाना, वहां से पीवी फैक्टर 5 साल का टोटल ऐड करना. गलती से गलती मत कर देना. समझ में आ गई ना.
या तो टोटल 10 साल का पीवी फैक्टर जोड़ लो, ग्रैंड टोटल प्रेस करो, इसको माइनस कर दो, दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हो। सेम तरीके से ईयर 11 से 15 का सेम तरीके से कर लेना, आपका आ जाएगा। लास्ट में आपका स्क्रैप वैल्यू था वो आप प्लॉट करोगे ही। आपका नेट एनपीवी आ गया कॉस्ट का कितना, 9,14,000। पीवी फैक्टर कितना है, पीवी एएफ कितना है 15 ईयर्स का देख लो, 6.811। ये कैसे कैलकुलेट करोगे, 1 डिवाइड बाई 1.12 करोगे, 15 बार करोगे, ग्रैंड टोटल प्रेस करोगे तो आपका आ जाएगा 6.811, जिसको आपने यहाँ प्लॉट करो। आपका आंसर है रुपीज 1,34,230। मार्क कर लोगे खुद से, नहीं सर आप ही करो, लो डन। क्वेश्चन 3, इकोमेड का 10 ईयर्स का ईएससी निकालना। ये तो मैंने कर दिया यहाँ सॉल्व, बट मैं आपको डिस्कस नहीं करा रहा, ये आप कर लोगे है ना, टाइम भी बचाना, आपका एग्जाम आ रहा है, सेम चीज रिपीट करके कोई सेंस नहीं है। एग्री करते हो, सेम चीज है, कुछ भी चेंज नहीं है। फटाफट से मैं रुक गया, आपको एक सेकंड नजर घुमाना, नजर घुमा लो, डन। आप लोग पॉज कर सकते हो, मैं पॉज नहीं करा रहा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 में आ जाओ। इस क्वेश्चन में ना एक जरूरी बात मैं बताने वाला हूँ आपको, बने रहो मेरे संग। इस क्वेश्चन में बस एक जरूरी बात बताऊंगा बहुत जल्दी। इकोमेड को रेंट पे लिया अगर 10 ईयर्स के लिए तो भाई ईएससी बता। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट और मैं अलाइंड नहीं हूँ। इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन में कुछ किया है, मैंने कुछ और किया है। मैं पहले ही क्लियर कर देता, वरना स्टूडेंट को डाउट आएगा सर आईसीआई ने ऐसे सॉल्व किया, आपने ऐसे किया, एग्जाम में क्या करके आना है। सर हमें एग्जाम में क्या करके आना है, हमें ये क्या करना है, हमें वो क्या करना है, वैसे क्वेरीज आएंगे। सारी बातों को मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। ये इकोमेड को रेंट पे लेने वाला केस का ईएससी निकालने बोला है, ठीक है। अब मेरे संग संग आंसर पे आओ। पहले तो ईयर 0 से 1 हुआ, ये इसका मतलब राइट, ईयर 0 से 1 हुआ, ये 1 से 4 वैसे हुआ, ठीक है। ईयर 0 1,18,000 मैंने बोला था ना आपको, ईयर 0 का रेंट है। मैंने आपको टाइमलाइन बना के दिखाई है, यहाँ पे देख लो। टाइमलाइन पे आ जाओ, हमारे टाइमलाइन कहाँ गया, ये रहा। ईयर 0 का ये 1,18,000 वही मैंने डाला है यहाँ पे। पीवीएफ कितना आएगा, 1 आएगा फर्स्ट ईयर के लिए, तो बिकॉज ईयर 0 पे था तो प्रेजेंट वैल्यू आ गया। ईयर 1 से 4 नेक्स्ट 4 ईयर्स का डेटा था 1,18,500, 3.037। कैसे आया पीवी फैक्टर, इजी है, आपको मैंने सिखा दिया। ईयर 5 से 9 का आएगा, सेम चीज आपने किया, ये आया पीवी कॉस्ट आ गया 768,269। यहां तक इंस्टीट्यूट ने सेम किया, मैंने भी सेम किया। अब जो पीवीएएफ है ना, आईसीआई ने 10 ईयर पीवीएएफ ले लिया, 10 ईयर पीवीएएफ ले लिया, और ये अमाउंट चेंज हो गया, कुछ 5.61 हो गया इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नाउ दैट इज नॉट लॉजिकल। 10 ईयर पीवीएफ नहीं ले सकते ना, बिकॉज आपका क्वेश्चन ही 9 ईयर पे खत्म हो गया। इन दोनों का ऐड करो, इन दोनों का ऐड करो, 5.33 आएगा। तो आप कैसे 10 ईयर पीवीएफ ले सकते हो, नहीं ले सकते आप। आपका बिगिनिंग ऑफ द ईयर का कैश फ्लोस था इस क्वेश्चन में, तो दैट इज वाई आपका राइट आंसर आएगा 1,44,140। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज कि सर 1,44,140 का इफ आई एम नॉट रॉन्ग कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है 1,44,140 का। तो ये एमसीक्यू में तो ये ट्रैप है, एमसीक्यू में ऐसा कुछ हो गया तो ये ट्रैप है। इसमें आपका क्या होगा मैं बताऊं आपको ना, ग्रेस में ही या सबको ही इसका 2 नंबर मिल जाएगा सिर्फ अटेम्प्ट करने पे। मोस्टली देखो रिटन ऑन रिकॉर्ड कोई नहीं बोल सकता, लेकिन एक पास्ट ट्रेंड के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकते हैं आपको सिर्फ कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स में, इस टाइप के इश्यूज में एवरी स्टूडेंट जिसने भी इस क्वेश्चन पे अटेम्प्ट किया, कोई एक ऑप्शन को तो टिक करके आया, उसको 2 नंबर मिल जाएगा। ये बात ध्यान रखना। तो ऐसा तो कोई भी मत करना सर कि समझ ही नहीं आया चारों ऑप्शन में से क्या, तो मैंने कोई भी ऑप्शन टिक नहीं किया। भैया ये तो मत ही करके आना, एक ऑप्शन आपको टिक करके एग्जाम में हमेशा आना है। एमसीक्यू ब्लैंक मत छोड़ना, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना, चाहे आंसर गलत हो, आपका गलत हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो आपने जो भी मार्क किया आपको एग्जाम में तो ये 2 नंबर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ये अगर आता तो आपको जो मैंने किया वही करके आना है, टेंशन की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। आईसीआई अपने एग्जाम सोल्यूशन में वैसे ही करेगा, वैसे ही आईसीआई को करना होगा एग्जाम सोल्यूशन में, आपको घबराने की बात नहीं है, वही करके आना, ठीक है। अभी आईसीआई ने जो 10 ईयर का पीवीएफ लिया तो उसकी वजह से शायद आंसर शायद बी है, आई एम नॉट श्योर, बट ये है तो गलत, ठीक है, बात खत्म। मैंने आपको लॉजिक भी दिया कि भाई उन दोनों को ऐड करो ना, मैंने बात समझो ना यार, इन दोनों का ऐड करोगे तो ये 5.33 आएगा। तो आप कैसे 5.61 ले सकते हो या 10 ईयर पीवीएफ ले सकते हो, कोई लॉजिक नहीं है, रॉन्ग है वो। बिगिनिंग ऑफ द ईयर कैश फ्लोज, आप 9 टाइम्स ही तो कंपाउंड कर रहे हो, तो 9 टाइम डिस्काउंट करोगे, पीवीएफ 9th ईयर का ही तो निकालोगे, ठीक है ना। नाउ द बेस्ट थिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, बेस्ट नहीं आपके लिए तो वर्स्ट थिंग है, मेरी बात आप ध्यान से सुनो प्लीज। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है और अगर इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, मैं स्ट्रांगली रेकमेंड कर रहा हूं कि आप इसको स्किप करके अपना पेपर कंप्लीट करना। ये 2 नंबर का क्वेश्चन 15 मिनट ले जाएगा, जो डिजर्व नहीं करता।
10 से 15 मिनट श्योर ले जाएगा 2 नंबर का क्वेश्चन जो डिजर्व नहीं करता। तो आपको ये अटेम्प्ट करके 15 मिनट नहीं लगाना अपना बच्चा, आप प्लीज़ पेपर कंप्लीट करना दोस्तों। और पेपर कंप्लीट करने के बाद जो अगर टाइम बचा, जो आई डाउट कि बचेगा किसी के पास 15 मिनट तक, आफ्टर रिवाइजिंग आफ्टर एवरीथिंग 15 मिनट तक का टाइम बच गया किसी के पास, तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो तब आके आप इस क्वेश्चन पे माथा लगाना, वरना ये क्वेश्चन आपको छोड़ के जाना है फॉर योर एमसीक्यूज। लास्ट में आके टाइम बचा तो थोड़ा बहुत मेहनत किया, नहीं तो एक ठो कोई प्यारा सा ऑप्शन देख के, समझ में आ रही है, वो करके आपने आना है, ठीक है। मुझे एज अ टीचर ये बोलने में नहीं अच्छा लग रहा, बट ये करना पड़ेगा बिकॉज मैं चाहता हूँ आप पेपर कंप्लीट करो। मैं सिर्फ आपको राइट आंसर करा के आने करो, टाइम लगेगा तो क्या हुआ, सही करके आना अपने को, वैसे बात नहीं बोलना चाहता। मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको पूरा 3 घंटा में आप कैसे परफॉर्म करते हो उस पर ध्यान देना। इंस्टीट्यूट बहुत तरीके से टेस्ट करता है आपको, नॉट ओनली द बेसिस ऑफ द नॉलेज यू हैव और द टेक्निकल स्किल्स यू हैव। इंस्टीट्यूट आपको टेस्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ पेशेंस, परसिवियरेंस। आप उस 3 घंटे में कैसे अपना टाइम को जुझरते हो, समय पे आप क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाते हो, वो भी टेस्ट करता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ सीए कोर्स, समझ में आ रहा है। तो प्लीज आपको वैसे चीज ध्यान रखना। फटाफट इसका सॉल्यूशन देख लो, क्वेश्चन में कोई टफनेस नहीं है। मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन बोला अगर 5 साल के लिए मशीन यूज होगा तो। अब इसमें ईएसी का झमेला नहीं है, 5 साल के लिए यूज होगा तो 5 साल के लिए यूज होगा तो क्या अपने को इक्वल लाइफ पता है, इक्वल लाइफ पता है तो अपने सीधा प्रेजेंट वैल्यूज निकालेंगे, जहां सबसे कम प्रेजेंट वैल्यू का कॉस्ट आएगा वही अपने लिए बेस्ट। आईसीआई ने यहाँ पे तो ब्लंडर मिस्टेक करके रखा अपने अपने आंसर की में, तो आईसीआई का तो सोल्यूशन देखना मत। कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से सॉल्यूशन गलत है, वैसे कोई प्रिंसिपली मिस्टेक नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक है। बट आप मेरा सॉल्यूशन देख लो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आओ मैं कहाँ पे गलती है बता दूंगा। अब मशीन 5 साल के लिए यूज होगा तो स्क्रैप वैल्यू चेंज हो जाएगा ना, सोच के देखो ना, एक बार हाँ या ना में जवाब दो ना बच्चा कि सर स्क्रैप वैल्यू तो चेंज हो जाएगा ना, 5 ईयर्स के लिए मशीन यूज हो रहा है तो यस। तो स्क्रैप वैल्यू में क्या चेंज होगा, सोनेक्स का निकाला वापस, ये तो यहाँ तक तो सेम है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बस ईयर हो जाएगा 4 इंस्टेड ऑफ 14, ये हो गया अब 4। पहला साल का तो 1/3 डेप्रिसिएशन हो गया, अब 4 साल बचा। सिमिलरली इकोमेड के लिए वही चीज। अब सबका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो खर्चा का। अब जो आपने चीज किया 15 साल के लिए, जो आपने चीज किया 15 साल के लिए, वो सेम कैलकुलेशन आपको करना है 5 साल के लिए। इतनी सी बात है बस, ठीक है। सेम चीज है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, आप फटाफट गो थ्रू करो मेरे संग संग। सारा चीज प्लॉट किया आपने, ईयर 1 to 5 डाला, 5 ईयर का अब आपने स्क्रैप वैल्यू देखो कितना हाई अमाउंट आएगा। वाई, बिकॉज सिर्फ 15 साल के लिए आप के जगह आप सिर्फ 5 साल के लिए यूज कर रहे हो और फिर स्क्रैप कर रहे हो। तो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट आएगा 599 678। आईसीआई और हम दोनों अलाइंड अभी तक। आगे आ जाओ। दिस यहाँ पे गलती किया उन्होंने, कैलकुलेशन किया, सारा कुछ किया। हाँ इधर पे सॉरी, इकोमेड का कैलकुलेशन में गलती था, स्क्रैप वैल्यू निकालने में याद आ गया। इकोमेड का कैलकुलेशन में गलती था, 5,40,000 माइनस 1/3 माइनस डेप्रिसिएशन करके, ये जो माइनस करने में उन्होंने गलती कर दी, कुछ 3 लाख का कुछ फिगर लिख दिया। इसको आप माइनस करके देख लेना, आंसर आएगा 2,30,400। ठीक है, बात खत्म। वो 2,30,400 यहाँ पे भी आएगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू वो आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट आएगा 539,143। अब उन्होंने ना 3 लाख का कुछ फिगर ले लिया यहाँ पे गलती से, अब ये अमाउंट उनका बढ़ के आ गया, तो अल्टीमेटली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट घट के आ गया उनका, इसलिए उनका आंसर ये है परचेज ऑफ इकोमेड। मेरा आंसर कुछ और है, मेरा आंसर है रेंट ऑफ इकोमेड, बिकॉज मेरा आंसर यहाँ पे सबसे कम ये आया 509। अब एक मिनट, रेंट ऑफ इकोमेड में एक दो चीज समझ लो। 5 साल का क्वेश्चन था, ये हो गया फर्स्ट ईयर, ये हो गया नेक्स्ट 4 ईयर्स, तो हो गया 5 साल। क्या बोला, ये हो गया फर्स्ट ईयर ना 0 से 1, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, वो 4 साल हो गए। 4 to 5 वाला जो 4 से 5 वाला ईयर है, 5th ईयर है जो उसका पेमेंट हो जाएगा, लेकिन 4 ईयर के स्टार्टिंग में ही। तो ये हो गया 4, ये हो गया 1, 5 ईयर। और एक पेनल्टी की बात बोली थी ना क्वेश्चन में कि 1,10,000 का टोटल है, लेकिन 11,000 से हर साल घटेगा, तो 5 साल बाद 55,000 से घट जाएगा, तो 55,000 रुपये और बचा पेनल्टी का, तो ये 55,000 रुपये पेनल्टी लगेगा 5 साल बाद। उसका भी प्रेजेंट वैल्यू आ गया, पीवी ऑफ कॉस्ट आ गया। रेंट ऑफ इकोमेड एडवाइस मैंने ऐसे ही लिख दिया, आपको तो एग्जाम में सिर्फ टिक करके आना है कि आपको रेंट ऑफ इकोमेड पे जाना है। मैंने रेड पे जो लिखा दैट इज द आंसर, ग्रीन से जो लिखा दैट इज योर फॉर्मूलाज, एंड ब्लू से जो लिखा वो मैंने डिटेल स्टेप्स के लिए लिखा, और ब्लैक से मैंने हेडिंग को यूज किया। तो इतना कलरफुल तरीके से आपके लिए बनाया है, समझ में आ रही है। डन है क्या, आ जाओ फटाफट से आगे बढ़ो। अब इंडिपेंडेंट केस स्टडीज में आ जाओ। केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू खत्म, आधी घंटा लगा हमें, लेकिन कंप्लीट कर लिया हमने अच्छे से। हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया। कोई पे भी डाउट हो प्लीज वीडियो को बैक करके वापस सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा।
We are coming again. We are starting question number 6, which is the independent MCQ. ABC Limited has the following cap structure. क्या cap structure दिया हुआ है? WACC का कुछ ज्ञानबाजी मांगा है, ठीक है ना. WACC निकालना है कि या चेंज होगा कि घटेगा बताना है. कंपनी प्लान्स टू रेज एडिशनल कैपिटल, न्यू इक्विटी से करेगा इंस्टेड ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, और कैपिटल स्ट्रक्चर अनचेंज रहेगा. मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर अनचेंज रहने का मतलब जो वेट्स रहेंगे ना, ये 60 और 40, मतलब 0.6 और 0.4, राइट. 0.6 डिवाइड, हाँ एक सेकेंड, मतलब ये ऐसे लिख समझो ना आप लोग. 0.6 डिवाइडेड बाई 0.6 प्लस 0.4, तो ये अल्टीमेटली 60% ही आ गया इक्विटी के लिए, फॉर इक्विटी. तो डेट के लिए क्या होगा? 0.4 डिवाइडेड बाई 0.4 प्लस 0.6, तो ये आ गया 40% फॉर डेट. समझ गया? ये आपका वेट सेम रहेगा बोल रहा है. इम्पैक्ट और WCC निकालना अगर ये वाला लिया, तो पहले आप ये देख लो. अब मैं तो आपको बताऊं, ऑप्शन पढ़ के समझ में आ रहा है मुझे, तो सच बताओ आपको ऑप्शन पढ़ के समझ में आ रहा है. अनचेंज एट 11.2%, मतलब आपको ओरिजिनली 11.2% होना चाहिए. मैंने सॉल्व नहीं किया आपके लिए, बट पढ़ के ही अभी समझ में आ रहा है कि 11.2% आपका होना चाहिए. क्या? ओरिजिनली आपका WACC. और अब अगर नया कैपिटल आएगा 15% पे, 15% पे नया कैपिटल आएगा, तो WACC क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा कि रिमेन द सेम रहेगा सर? WACC मेरा क्या हो जाएगा? बढ़ेगा. सर 14% पे आपके पास कैपिटल था, अब आप 15% पे कैपिटल रेज कर रहे हो, आपका खर्चा बढ़ा रहे हो, तो WACC बढ़ जाएगा ना. लॉजिकल बात कर रहा हूँ, कोई बहुत रॉकेट साइंस तो कुछ नहीं बोल रहा. WACC बढ़ जाएगा, बढ़ के कितना हो जाएगा? 11.8%. 11.8, बाकी डिक्रीज तो होगा नहीं. विल इंक्रीज ओनली इफ डेट इंक्रीज, ऐसा तो है नहीं, ये तो रॉन्ग है. डिक्रीज होगा नहीं, अनचेंज रहेगा नहीं, तो बचा एक ही ऑप्शन, आंसर इज ए. समझ में आया? बिना सॉल्व किए भी ये हो जाता. सॉल्व करके भी मैंने दिखाया आपके लिए, देख लो फटाफट से, आपको अगर देखना हो फिर भी. 11.2 मैंने दिखा दिया आपको कैसे आएगा सेम. नया WACC क्या आएगा? 11.8. डन है. आगे नहीं बढ़ेंगे इस पर, आगे बढ़ेंगे मतलब इस पर रुकेंगे नहीं. क्वेश्चन 7 इधर से करा दूंगा. क्वेश्चन 7 आ जाओ, इधर पे सॉल्व कर देते हैं. कंपनी हैज फॉलोइंग डिटेल्स. अगर उसका सेल्स इंक्रीज बाय 10%, व्हाट विल द परसेंटेज इंक्रीज इन द EPS? परसेंटेज चेंज इन EPS बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज इक्वल्स टू DCL. याद है डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला? उसी से हो जाएगा. अब DCL निकालने के लिए डॉल DFL निकालना होगा. डॉल कैसे निकलेगा? सेल्स माइनस ये करोगे तो 20 लाख का आएगा आपका क्या? कंट्रीब्यूशन. 20 लाख का आएगा कंट्रीब्यूशन. डॉल क्या आएगा? डॉल आएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT. EBIT क्या आएगा? EBIT निकाल लो. EBIT आएगा 20 लाख का कंट्रीब्यूशन है, तो 20 लाख माइनस 10 लाख का फिक्स्ड कॉस्ट. 20 लाख माइनस 10 लाख मतलब 10 lakhs, विच इज 2 times. हमेशा लेवरेज अपने बोलते हैं टाइम्स में. DFL क्या है? DFL है EBIT बाई EBT, मतलब अभी 10 लाख निकाला. EBT क्या है? 10 लाख में से ये 5 लाख माइनस कर दो, बचा 5 लाख. तो ये भी आया 2 times, तो ये इंटू ये आया 4 times. तो अब आया हमारा सेल्स चेंज हो 10% से, तो ये अगर 10% है, ये अगर 4 है, तो ये आएगा 40% आंसर, विच इज द ऑप्शन डी. समझ में आ गया? समझ में आया क्या? किसी को डाउट? किसी को डाउट है क्या? इजी है, आगे बढ़ेंगे. देख लिया आपने? गुड. XYZ Limited has the following data दे दिया क्वेश्चन में. बेस्ड ऑन द गॉर्डन मॉडल, व्हाट इज द लाइकली इफेक्ट ऑन द मार्केट प्राइस पर शेयर द कंपनी इंक्रीजेस डिविडेंड पे आउट रेशियो? बताओ क्या होगा? अज्यूमिंग ऑल द फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, बताओ क्या होगा? कुछ भी नहीं समझ में आया ना, फटाफट से 2 बार कैलकुलेट कर लेना मार्केट प्राइस. आपको दिखाता हूँ. ओल्ड मार्केट प्राइस निकाल देता हूँ यहाँ पे. ओल्ड मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा? मार्केट प्राइस निकलेगा हमारा D1 कैसे आएगा? D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस जी. अब D1 कैसे आएगा देख लो. ओल्ड निकालना मतलब 60% पे आउट था, तो मतलब 6 इंटू ग्रोथ रेट निकालना होगा पहले ना. ग्रोथ रेट देख लो. ग्रोथ रेट कैसे आएगा? इधर निकाल दूँ, आपको दिख रहा है ना ग्रोथ? हाँ दिख रहा है. G इज इक्वल्स टू BR. अब BR कैसे आएगा देख लो. BR है 60%, अगर पे आउट रेशियो है तो 40% रिटेंशन रेशियो है.
तो 0.4 इंटू 0.18, 0.4 इंटू 18 कर लो, 0.4 इंटू 0.18 इंटू 100, 7.2%, 7.2%। तो 6 इंटू 1.072 इज D1। D0 पे हमेशा ग्रोथ रेट ऐड करके D1 पे लाना है, याद रखना, ये सब गलती नहीं होनी चाहिए। डिवाइड करोगे 0.15 माइनस 0.072, क्या आएगा ये? कर लोगे आप लोग इतना तो प्लीज़? नहीं सर आप कराओ। 6.432 डिवाइड कर लो इसको 0.15 माइनस 0.072, 0.078 से डिवाइड होगा। $82.46। वैसे भी पे आउट रेशो अगर बढ़ेगा ना तो बिना देखे भी मैं बताऊँ उसका मार्केट प्राइस अल्टीमेटली घटने ही वाला है। अगर पे आउट रेशो बढ़ेगा, ये क्या हुआ, 1 सेकेंड। हाँ जी इधर देखो, अगर पे आउट रेशो अगर बढ़ेगा तो आपका मार्केट प्राइस हमेशा डिक्रीज होगा। ऐसे भी समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप वापस न्यू मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो। न्यू मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो क्विकली। कैसे निकलेगा? अगर 8 है तो अब आपका आएगा, देखो 80% पे आउट रेशियो है ना, तो 8 इंटू ग्रोथ रेट फिर से निकालना होगा। न्यू ग्रोथ रेट भी निकाल लो, 0.2 इंटू 0.18, 3.6% का नया ग्रोथ रेट है। G1 लिख सकता हूँ न्यू ग्रोथ रेट को मैं। G1 मतलब भाई फर्स्ट ईयर का कुछ नहीं, नया ग्रोथ रेट के लिए बोला। इंटू 1.036 डिवाइडेड बाई 0.15 माइनस 0.036, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 8 प्लस 1.036, नहीं 8 प्लस 3.6%, 8.288 डिवाइड करो 0.15 माइनस 0.036, राइट, हाँ 0.114। तो अब आपको इसको सॉल्व करोगे तो 8.288 डिवाइडेड बाई 0.114, 72.7। तो क्या आया आंसर? 82.46 पहले था प्राइस, अब नया प्राइस क्या आ गया? 72.7। वाई? बिकॉज हमने डिविडेंड बढ़ा दिया। डिविडेंड बढ़ाओगे तो प्राइस तो घटेगा। प्रिंसिपली सोचो एकदम, क्या फॉर्मूला है, क्या है? अगर कोई बच्चा फॉर्मूला याद करके ऐसे अप्लाई करके कर रहा है, एग्जाम में राइट हो जाएगा, एग्जाम में राइट हो जाएगा, मार्क्स मिल जाएंगे, सीए बन जाएगा। लेकिन आपको एप्लीकेशन भी समझना चाहिए। अगर डिविडेंड बढ़ रहा है कभी भी किसी भी कंपनी का तो उसका प्राइस घटता है। जितना डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करती है उसका प्राइस उतना प्रोपोर्शन से घट जाता है मार्केट में। समझ में आ रही है आपको बात? तो आपको बिना भी कुछ किए आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट प्राइस विल डिक्रीज व्हेन द डिविडेंड राइजेस। याद नहीं करना, सिर्फ समझना है कि डिविडेंड अगर बढ़ रहा है, कंपनी अपना प्रॉफिट का हिस्सा दिए जा रही है, बाहर बांटे जा रही है, तो अल्टीमेटली उसका प्राइस तो इम्पैक्ट करेगा ना, प्राइस तो घटेगा उसका। समझ में आ गया? चलो कोई बात नहीं, कंप्लीट हुआ हमारा एमसीक्यूज। नाउ अपने स्टार्ट करने वाले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस फॉर योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर मॉक टेस्ट पेपर 2। तैयार हो? यस और नो? सब ब्रेक ब्रेक ब्रेक, क्या चीज़ का ब्रेक? 40 मिनट्स हुआ हार्डली हमें पड़े हुए, पूरा सीजन पूरा सेशन अपने विदाउट ब्रेक कंप्लीट करने वाले हैं। चलो, मैं तो हमेशा क्या करता हूँ ना, कोई भी क्वेश्चन देखने से पहले एक बार रिक्वायर्ड पोर्शन पढ़ लेता हूँ। एक बार रिक्वायर्ड पोर्शन पढ़ लेता हूँ कि भैया क्वेश्चन में मांगा क्या है। क्वेश्चन वॉल्टर मॉडल का है, अच्छा ठीक है, डिविडेंड डिसीजन का क्वेश्चन होगा, मैं देख लिया, मेरा दिमाग अब वैसे ही पड़ेगा, क्वेश्चन को पढ़ते समय वैसे ही सोचेगा, मतलब ठीक है। यहाँ पे ज्ञानबाजी किया नहीं दरकार है। डेटा क्या दिया वो देखो, ईपीएस है 10 रुपया, डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ ₹6, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे दिया, आर दे दिया, केई दे दिया, मार्केट प्राइस दे दिया, रिटेंशन रेशियो दे दिया, टैक्स रेट दे दिया, तो डेटा पूरा पूरा दे दिया। कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड दे दिया फॉर कंपैरिजन विद इक्विटी, वेरी गुड। अब क्वेश्चन में बोला क्या है फर्दर, द कंपनी हैज एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिक्वायरिंग ₹30 लाख। 30 लाख का एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कंपनी के पास है विद एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 14%। मतलब 30 लाख का अपने अगर पैसा लगाएंगे तो 14% का अपने को उसमें से रिटर्न जनरेट होगा। इफ डिविडेंड इज इंक्रीज टू ₹7 per share, the share price is expected to rise to ₹104, and if the dividend is reduced to ₹4 per share, the share price may fall to ₹95। ठीक है, अगर बोल रहा है कि अगर डिविडेंड बढ़ा देता है तो शेयर प्राइस बढ़ जाएगा, और अगर डिविडेंड रिड्यूस कर देता है तो शेयर प्राइस घट जाएगा। सर अभी तो आपने कुछ और समझाया, मैंने जो समझाया वो एकदम सही समझाया। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन राजा है, क्वेश्चन जैसे बोलेगा वैसे आपको मानना पड़ेगा।
ठीक है ना, इसमें आप डाउट नहीं कर सकते, लेकिन जो मैंने बोला दैट इज 100% राइट। एंड इफ द डिविडेंड इज रिड्यूस्ड देन द शेयर प्राइस में फॉल, क्वेश्चन जो बोला मान लेंगे, बात खत्म। ये तो अपने को पता है क्वेश्चन भगवान है। द CFO believes that hypothesis should be followed, but the board is inclined towards Walter model of valuation. Board is inclined towards Walter model of valuation में जाना चाहिए। CFO को लग रहा है MM, लेकिन बोर्ड बोल रहा नहीं भैया वॉल्टर में जाएंगे। अब रिक्वायर्ड क्या वो बोलो, कौन क्या सोच रहा छोड़ दो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द शेयर यूजिंग वॉल्टर मॉडल एंड कमेंट वेयर द करंट डिविडेंड पॉलिसी इज ऑप्टिमल। अभी जो डिविडेंड पॉलिसी चल रहा है वो ऑप्टिमल है कि नहीं वो बताना है, और आपको वैल्यू ऑफ द शेयर निकालना है वॉल्टर मॉडल से। देख लो वॉल्टर मॉडल का पहले फॉर्मूला मैंने लिखा, जैसे मैंने आपको बताया ग्रीन से लिखता हूँ फॉर्मूला लिखा। अब आपका हर एक डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो एकदम इजी। डिविडेंड दिया हुआ था 6 रुपया, 6 रुपया का डिविडेंड दिया हुआ था। अर्निंग्स 10 रुपया दिया हुआ था, अगेन E-D आ गया। हमारा आर दिया हुआ था 15% की, ये दिया हुआ था, तो हमारा आ गया प्राइस 91.65 एज पर वॉल्टर। अब मेरा करंट मार्केट प्राइस दिया हुआ 100, मेरा करंट मार्केट प्राइस दिया हुआ 100, वॉल्टर से आया 91.67, तो क्या वॉल्टर का मॉडल में जाना चाहिए क्या? सिंस द करंट मार्केट प्राइस CMP मतलब करंट मार्केट प्राइस इज ₹100, एज पर वॉल्टर मॉडल द प्राइस इज 91.67, हेंस डिविडेंड पॉलिसी इज नॉट ऑप्टिमल। अभी जो डिविडेंड पॉलिसी है, जो 6 रुपये का डिविडेंड पॉलिसी देने का है, हेंस दैट इज नॉट ऑप्टिमल। इतना ज्ञानबाजी का आपको दरकार है, आप तो स्मार्ट बच्चे हैं। अगर आर और KE को देख के ही नहीं समझ में आ गया था क्या कि आर था 15%, KE था 12%, तो देख के नहीं समझ में आ गया कि डिविडेंड पॉलिसी इज नॉट ऑप्टिमल, डिविडेंड तो देना ही नहीं चाहिए व्हेन आर इज ग्रेटर देन KE अंडर द वॉल्टर मॉडल। याद आया? आपने सीखा है, आपको पढ़ा अभी तक, तो आपने पक्का आपको याद आ जाना चाहिए। गाइस 1 महीना बाद एग्जाम है, मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, एकदम आपको याद आना चाहिए कि आर और KE का क्या रिलेशन है। रिटर्न अगर ज्यादा है कॉस्ट से, KE इज द कॉस्ट, आर इज द रिटर्न। अगर रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट से, तो काहे का डिविडेंड देना, पूरा का पूरा पैसा को खुद रखो, इन्वेस्ट करो बिजनेस में, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ो। सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहा, देखो क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करना सीखो, पार्ट बाय पार्ट माथा लगाओ। क्वेश्चन में अगर कभी भी ये फील हो कि समझ नहीं आ रहा सर कि कैसे करना था, तो एक पार्ट से स्टार्ट तो करो। ये पार्ट में कुछ भी ऐसा था जो आपको नहीं आता था, क्वेश्चन का लैंग्वेज था अजीब सा, सर कुछ भी था, लेकिन एकदम सिंपल। सेकेंड पार्ट पे देखते हैं, हाउ अप्लाई गॉर्डन्स मॉडल टू एस्टिमेट द मार्केट वैल्यू। सिंपल और इजी है, गॉर्डन मॉडल निकालना तो अपने को आता ही है। गॉर्डन मॉडल तो और इजी है, सबको पता है। गॉर्डन मॉडल निकाला, 100 रुपीज आ गया। गॉर्डन मॉडल से निकाला, 100 रुपीज आ गया। जी का फॉर्मूला सब आपको बता चुका हूँ, सेम इजी इजी चीज पे रिपीट नहीं करेंगे। आपको कुछ कमेंट बाजी करने नहीं बोला था, कमेंट करने यहाँ बोला, यहाँ नहीं बोला, तो मैंने भी कोई कमेंट नहीं किया। अब आ जाओ थर्ड पार्ट। 2 पार्ट हो गया क्वेश्चन का, ये वाला पैराग्राफ पर नीड भी नहीं आया अभी तक। हाउ बाय वे ऑफ एमएम्स डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी की बात हो रही है, एमएम की इररिलेवेंस थ्योरी की बात हो रही है। वेदर अ चेंज इन डिविडेंड फ्रॉम ₹674, 3 केस में आपको सम सॉल्व करना और कुछ नहीं है कि 6 रुपया, 7 रुपया, 4 रुपया, जो ऊपर बात कर रहा था ना, 7 रुपया डिविडेंड हो जाएगा तो इतना प्राइस, 4 रुपया हो जाएगा तो इतना प्राइस। वही बोल रहा है कि 6 रुपया के संग, 7 रुपये के संग, 4 रुपये के संग 3 बार सॉल्व करके दे और इंपैक्ट ऑन फर्म वैल्यूएशन निकाल के दे, अज्यूमिंग नो टैक्सेस। तो अपने को पता ही है डिविडेंड इररिलेवेंस की बात कर रहे हो। अब परफेक्ट कैपिटल मार्केट जो अपने को पता है, उसमें आपको बताने की कोई दरकार नहीं थी। ईजी है। डिविडेंड इररिलेवेंस के लगा के 3 बार सॉल्व करना है। डिविडेंड इररिलेवेंस लगाओगे, फॉर्मूला आपको पता है, आपको प्राइस निकालने का फॉर्मूला पता है। अब 6 रुपये का डिविडेंड होगा तो क्या करोगे, 6 रुपये का डिविडेंड, प्राइस है 100 रुपया, डिवाइड कर दोगे 1.12 से, डिवाइड कर दोगे 1.12 से, जो मेरा KE है, जो मेरा क्या है, KE है। किसी को अगर डाउट हो तो ऐसे समझना, अगर किसी को डाउट हो तो ऐसे समझना कि अगर मान लो आपके 100 रुपया था प्राइस, आज आपने इन्वेस्ट किया किसी शेयर में, 100 रुपया उसका प्राइस था, ठीक है। आपको 1 साल बाद अगर 8 रुपये का डिविडेंड मिला और शेयर का दाम हो गया 104, 104 हो गया शेयर का दाम, और 8 रुपये का डिविडेंड मिला और ये प्राइस हो गया, तो आपका अल्टीमेटली 112 रुपया हो गया। आपने स्टार्ट किया था 100 रुपया पे, तो कितना आपने कमाया, 12% आपने कमाया। ठीक है, समझ में आया? और अगर आप 112 को फिर डिवाइड कर दोगे 1.12 से, 12% से डिवाइड कर दोगे, मतलब टान की वापस डिस्काउंटिंग कर लोगे, तो 100 रुपीज़ पे आ जाएगा। वही वाला चीज़ ये बता रहा है फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल। अब 3 बार सेम चीज़ करना था बस। देखो 6 रुपया था, अब हो गया 7 रुपया, ये 100 का हो गया 104, जो क्वेश्चन में बोला ना 104 हो जाएगा, 12 का 12 तो रहेगा, KE में तो कोई चेंज नहीं है, तो क्या प्राइस आएगा वो आ गया, क्या प्राइस होगा वो आ गया।
फिर 4 रुपया हो जाएगा तो क्या प्राइस होगा वो आ गया। अब तीनों में हाईएस्ट प्राइस कहाँ पर है, हाईएस्ट प्राइस यहाँ पे है। तो हाँ, आपको ये वाला पे जाना चाहिए, इस वाले पॉलिसी पे जाना चाहिए। और आपका पॉलिसी ने क्या किया है, इम्पैक्ट किया है फर्म्स के वैल्यूएशन को, बस इतना सा नोट देके आपको आना है। देखो नोट देने बोला है। हाउ बाय अ वे ऑफ irrelevance theory whether a change in dividend payout has any impact on the firm's valuation। कैसे वो आपको एक लाइन लिख के आने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लिख के आ जाना एग्जाम में, ठीक है ना। एक नंबर इस एक लाइन का कंक्लूजन के लिए भी होगा, एक नंबर इस एक लाइन के कंक्लूजन के लिए भी होगा। पूरा सम राइट करके एक लाइन छोड़ के आने का कोई सेंस नहीं है। जहां जहां समझ में आए अपने हिसाब से एडवाइस देके एक लाइन का एटलीस्ट आ जाना। मैं नहीं बोल रहा एक पैराग्राफ लिखने आपको, मैं कभी नहीं बोलता एक पैराग्राफ लिखने, एक लाइन का एडवाइस देने में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जा, फटाफट से देख लिया और मांगा क्या है। बैलेंस शीट बनाना, वाओ दिस इज अ ट्रेजर हंट क्वेश्चन। मैं रेशियो के क्वेश्चन को बोलता हूँ ट्रेजर हंट क्वेश्चन। एक क्लू से दूसरा क्लू पे आपको जंप करना पड़ता है, मजा आता है रेशियोज करने में, राइट। देखो सर कैसे करेंगे रेशियो का क्वेश्चन। आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया पहले ही, आपको कैपिटल दे दिया, आरएस दे दिया, लॉन्ग टर्म लोन दे दिया, वेरी गुड। 31 मार्च 25 का, और बैलेंस शीट कब बनाना था, 31 मार्च 25 का ही बैलेंस शीट बनाना था। अरे भैया कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड लोन तो पहले ही आंसर क्वेश्चन में दे दिया। लाइबिलिटी का 3 चीज तो ऑलरेडी दे दिया सर, सिर्फ एक चीज लाइबिलिटी का बचा, डन। लाइबिलिटी तो ऐसे ही खत्म है। और क्या चाहिए बताओ, और आपको क्या इजी करके देगा इससे। नेट प्रॉफिट है 8%, ग्रॉस प्रॉफिट है 20%, लॉन्ग टर्म लोन हैज बीन यूज्ड टू फाइनेंस 40% ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। मतलब कि 40% एफए इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म लोन, 40% ऑफ द एफ इज लॉन्ग टर्म लोन, बिकॉज लॉन्ग टर्म लोन का जो है अमाउंट टोटल हमारा सिर्फ 40% एफ को ही फाइनेंस कर पा रहा था, ठीक है। स्टॉक टर्नओवर दे दिया 4 टाइम्स, डेटर रिप्रेजेंट 90 डेज दे दिया, वेरी गुड। कंपनी होल्ड्स कैश इक्विवेलेंट दे दिया, वेरी गुड, कितना डेज का। इग्नोर टैक्सेस, थैंक यू। ऑल सेल्स का क्रेडिट नहीं भी बोलता तो भी मानते हैं। अब जैसा अजम्पशन हुआ ऑल सेल्स का क्रेडिट, अब कोई अजम्पशन थोड़ा लेके आएगा अपने हिसाब से कि सर 50% ऑफ द सेल्स वर इन कैश, नहीं ना, एकदम सिंपल एजम्पशन लेते हैं ना जो क्वेश्चन को अपने लिए लिबरेट करे, अपने क्वेश्चन करने के लिए आगे बढ़ाए। तो 50% ऐसा कोई एजम्पशन नहीं लेते हैं, हमेशा लेंगे सेल्स आर ऑन क्रेडिट। अगर नहीं भी देता तो भी यही लेते हैं, ठीक है। इग्नोर टैक्सेशन नहीं भी देता तो भी वही लेते हैं। देखो अज्यूम 360 डेज दे दिया क्वेश्चन में, तो थैंक यू सो मच। कैसे करोगे ये क्वेश्चन, पहले 1 मिनट डिस्कस करो। सर ये क्वेश्चन करोगे कैसे, मैं आंसर दिखा दूंगा तो आपको मजा नहीं आएगा। खुद तो 1 सेकंड सोचो, अगर कोई बच्चा बिना सॉल्व किए देख रहा हो उसके लिए, बस 1 मिनट प्लीज सोचो। क्वेश्चन में आपको डेटा एक क्लू चाहिए, आपका काम बन जाएगा। सोचो ना, आपको अगर सेल मिल जाएगा क्वेश्चन में, सेल्स किसी भी तरीके से अगर सेल्स मिल गया क्वेश्चन में, तो आपको नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह निकाल लोगे। ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, सेल्स निकल जाएगा, तो सीओजीएस आ जाएगा। मैं तो लाइन से चल रहा हूँ बस। सीओजीएस आ जाएगा तो स्टॉक आ जाएगा, स्टॉक टर्नओवर दिया हुआ है, ऑन सीओजीएस दिया हुआ है। स्टॉक आ गया, आपको सेल्स आ गया, सेल्स आ गया तो डेटर्स आ जाएगा, 90 डेज क्रेडिट सेल्स दिया हुआ था। सीओजीएस आ गया आपका, जो यहाँ पे आपने निकाला पहले, तो आपका कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। हो गया आपका सम सॉल्व। ये तीनों आ गया। फिक्स एसेट्स तो मैंने बताया ये 40% से आ जाएगा, मतलब दिस का इसका 40% डिवाइड करोगे तो फिक्स एसेट्स आ जाएगा। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। एक बार ना 2 मिनट रेशियो स्टार्ट करने से पहले, या 1 मिनट बस रेशियो स्टार्ट करने से इमेजिन कर लेना, सोच लेना, मन में जचा लेना कि कैसे प्रोसीड करना है क्वेश्चन के संग, क्वेश्चन के संग कैसे प्रोसीड करना है, कैसे अपने को जस्टिस देना है, ठीक है। कैसे प्रोसीड करना है, कैसे अपने को जस्टिस देना है क्वेश्चन का, 1 मिनट रुक के जचा लेना। समझ में आ गया कि हाँ सर सेल्स निकालने से तो काम बन जाएगा। अब सेल्स निकाले तो निकाले कैसे, क्वेश्चन में कोई डेटा ही नहीं दिया, कोई फिगर ही नहीं है। फिगर पता है कहाँ है, ये जो टेबल है ये फिगर का ही तो टेबल है। कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, कोई बात नहीं। लोन में कोई चेंज नहीं है, कोई बात नहीं। रिजर्व्स में तो चेंज है 10 लाख का। ये क्या है, ये 10 लाख रिजर्व्स में जो 30 लाख का रिजर्व 40 लाख हो गया, ये क्या है, ये 10 लाख। कम ऑन गाइस, आई वांट योर कंप्लीट अटेंशन नाउ। 10 लाख का क्या रिजर्व्स में चेंज आया सर, दिस इज द चेंज बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट जनरेटेड और द नेट प्रॉफिट जनरेटेड ऑफ दिस ईयर, फाइनेंशियल ईयर 24-25। 31 मार्च 25 में 10 लाख का प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट आ गया 10 लाख, नेट प्रॉफिट आ गया 10 लाख। एनपी रेशियो है 8%। तो अब आ गया आपके पास सेल्स, सेल्स आ गया तब, अब तो आपका सम सॉल्व हो गया। सेल्स आ गया तब राजा हो, अब तो आपका सम सॉल्व हो गया सर।
देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए पूरा अच्छा से बना दिया है, गिवन सब लिख दिया है। चलो वर्किंग नोट से स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट एंड सेल्स। रिजर्व 30 लाख था, फिर 40 लाख हुआ, मतलब 10 लाख का नेट प्रॉफिट है। 10 लाख का नेट प्रॉफिट है। एनपी रेशियो मैंने ग्रीन से लिखा। सर एग्जाम में फॉर्मूला थोड़ी ना लिखना पड़ता, हमें क्यों नहीं लिखना, कौन बोला नहीं लिखना है। आईसे का आज तक कोई सोल्यूशन आपने देखा बिना फॉर्मूला के? आईसे के आज तक कोई सोल्यूशन देखे बिना फॉर्मूला के? चाहे सजेस्टेड हो, चाहे एमटीपी के हो, चाहे आरटीपी के हो। अब अगर एग्जामिनर लेके बैठा है उस टाइप के ही आपका मॉडल आंसर्स, अब उसको पता है कि फॉर्मूला उसके मॉडल आंसर में दिया है, अब आपके आंसर में नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं उसको डिफरेंस दिख जाएगा ना। क्यों मौका देना? जहाँ जहाँ पॉसिबल होना, मैं समझ रहा हूँ सर लेंदी पेपर है ये है, क्विकली छोटा में एटलीस्ट लिख दिया, एनपी ही लिख दिया, नेट प्रॉफिट पूरा नहीं लिखा, एनपी ही लिख दिया, लेकिन लिख तो दिया। जहाँ जहाँ पॉसिबल हो प्लीज़ फॉर्मूला लिख के आ जाना, ठीक है ना। अब आ गया सेल्स, आप कर लोगे। 1 करोड़ 25 लाख का सेल्स आया। अब इस क्वेश्चन में कोई रस नहीं बचा, खत्म हो गया क्वेश्चन, एकदम पानी पानी। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स पता था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ था, 25 लाख का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब सीओजीएस और इजी, सीओजीएस अपने को पता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो 1 करोड़ का हमारा आ गया क्या? सीओजीएस। इन्वेंट्री पता, सीओजीएस बाय इन्वेंट्री। नाउ जनरली इन्वेंट्री इज एवरेज इन्वेंट्री। इस क्वेश्चन में एवरेज का डेटा नहीं दिया हुआ, तो वी विल अज्यूम इट टू बी एज क्लोजिंग इन्वेंट्री। चाहो तो कोई सीएल यहां लिख लेना, ठीक है। डन है। 25 लाख का आ गया, 25 लाख का आपका स्टॉक आ गया। कैलकुलेशन ऑफ डेटर्स। डेटर्स निकालना है। सेल्स अब आपको पता है, आपने कैलकुलेट करके निकाल लिया। डेटर्स डे सेल्स का टोटल डिवाइड कर लो 360 से। एक दिन का सेल्स आ गया, डेटर डेज दिया हुआ था 90 डेज का, तो आगे 90 डेज का आपके पास डेटर्स। डन। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑन सीओजीएस बोला था क्वेश्चन में, ये सीओजीएस था, डिवाइड कर लिया अपने 12 के लिए फॉर 1 मंथ इंटू 1.5 मंथ क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ था, तो 12,50,000। खत्म हो गया क्वेश्चन सर, देख लो। ये गिवन गिवन गिवन, बात खत्म। ये बैलेंसिंग फिगर था तो छोड़ दो। अब इधर आ जाओ, ये तीनों हमने कैलकुलेट कर लिया, कहाँ कहाँ से किया, वर्किंग नोट्स मैंने यहाँ रेफरेंस दिया हुआ है। फिक्स्ड एसेट्स कैसे आया सर? ये जो 40 लाख है, ये 40 लाख का डिवाइड करोगे 40% से, तो आएगा ये। सर 40 लाख पे इंटू नहीं करना 40%, और आंसर क्या आएगा? 40 लाख पर 40% करोगे 16 लाख आएगा। 16 लाख का एफ करके मत आ जाना, आपका सम नहीं बनेगा, ये आपका साइड लोअर आ जाएगा, ये हैवी हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। तो 40 लाख लॉजिक समझो ना, क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरा से 40% एफ ही फाइनेंस हो पाया लॉन्ग टर्म लोन से, तो मतलब टोटल एफ का 40% अगर करूंगा मैं, तो मेरा लॉन्ग टर्म लोन आ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म लोन से 40% डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा ये एफ आ जाएगा। इजी। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 1C में आ जाओ। क्वेश्चन खत्म खत्म हो गया सर। क्वेश्चन 1C, कैलकुलेट क्या क्या करना। ओ माय गॉड, इतना सारा चीज। न्यू डेट, न्यू प्रेफरेंस, न्यू इक्विटी, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फाइनली क्वेश्चन आ गया। हम बहुत 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 टाइम से मैं वेट कर रहा हूँ कि ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं टेस्ट हो रहा। मेरे लिए भयंकर 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनता है। इस बार एमटीपी में आ गया। वेरी वेरी हाई चांस कि सितंबर नहीं तो जनवरी में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आने वाला है। तो प्लीज 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 आप लोग वैसे मेहनत करना, देख के जाना है क्वेश्चन को। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, मालूम है। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप सभी के क्वेश्चन बैंक्स में, आप सभी के कॉपीज में सॉल्व किया हुआ होगा, चाहे आपने कहीं से भी ट्यूशन ली हो, कहीं से भी क्लासेस की हो, इवन सेल्फ स्टडी भी किया हो, तो भी आपने क्वेश्चन देख रखा है। ये आपका एकदम से बुक का क्वेश्चन है, वर्ड टू वर्ड सेम, कुछ भी चेंज नहीं करने का हिम्मत किया लोगों ने। बोला इतना भी मेहनत क्यों करना, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करते हैं सर। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये आपका। इलस्ट्रेशन, लास्ट इलस्ट्रेशन है आपके मॉड्यूल का। आपके एमसीसी इज द लास्ट टॉपिक इन योर मॉड्यूल ऑफ चैप्टर नंबर 4 कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसका लास्ट इलस्ट्रेशन है ये, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एवीसी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर विच इज कंसिडर्ड टू बी ऑप्टिमम एज ऑन 31 मार्च 25। क्या वर्ड बोल दिया सर? सर ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर दे दिया क्या? यस, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर ऑलरेडी दे दिया। ये कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम है, बात खत्म। ये बेस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, आपको हर बार यही कैपिटल स्ट्रक्चर फॉलो करना है, मतलब यही वेट्स फॉलो करना है सब में।
दिस इज द बिगेस्ट ट्रिक। ये ऑप्टिमम एक छोटा सा वर्ड नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब आपका वेट चेंज नहीं होना चाहिए पूरे क्वेश्चन में कभी भी, ठीक है। क्या क्वेश्चन में दिया, 14%, 11% इक्विटी दे दिया। मार्केट प्राइस आज दे दिया 19.67 का, नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड दे दिया 50% ऑफ 2024 ईपीएस। 2024 का ईपीएस पता है 2.36, नेक्स्ट ईयर का क्या होगा 50%, 1.18, वो आपका क्या आएगा, D1 आ जाएगा 1.18, ठीक है। यूनिफॉर्म ट्रेंड ऑफ ईपीएस दे दिया 10 ईयर्स का, देख लो। डेटा देख के किसी को समझ में आ रहा ग्रोथ रेट क्या है? सर डेटा देख के समझ में आ रहा ग्रोथ रेट क्या है? जी इज, सर लिख भी लो कुछ तो, जी इज 10%। अरे सर इस पर 10%, फिर 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 10%। कैलकुलेटर लेके बैठो, प्लस 10% मारते रहो, आप यहाँ तक पहुँच जाओगे, ठीक है। नहीं तो अब इतना सा चीज़ के लिए -2.15 डिवाइड बाय 2.15 करोगे तो भी आ जाएगा 10%, ठीक है, अगर किसी को डाउट हो तो। कंपनी हैज इशूड न्यू डिबेंचर्स कैरिंग 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द करंट मार्केट प्राइस इज ₹96। याद है क्वेश्चन में बोला था न्यू डेट निकालने के लिए, न्यू डेट निकालने के लिए न्यू डिबेंचर्स का डेटा दे दिया 16% डिवाइड बाय 96, और टैक्स रेट कहीं ना कहीं तो दिया होगा क्वेश्चन में, ये रहा 50% टैक्स रेट, तो 1 - t इंटू हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स का भी नया डेटा दे दिया, ये रहा डिविडेंड, ये रहा नया इसका प्रेफरेंस का नेट प्रोसीड्स 1.1 डिवाइडेड बाय 9.2, ये आ गया नया प्रेफरेंस। दो पार्ट तो ऐसे ही हो गया। ये वाला पार्ट समझ में आ गया। 16 का इंटरेस्ट था, 96 का नेट प्रोसीड था, नेट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट लेते हैं, टैक्स रेट को हटा दिया, आ गया 8.33। मैंने फॉर्मूला भी दिया आपके लिए, एकदम सजा के आपके लिए बनाया है। यस और नो बोलो, यस सर, हाँ सर। ये भी समझ में आ गया। पार्ट 3 में आ जाओ डायरेक्ट। पार्ट 3 क्या बोल रहा हूँ, न्यू इक्विटी शेयर निकालने, अज्यूमिंग न्यू इक्विटी फ्रॉम रिटेन अर्निंग्स, ठीक है। न्यू इक्विटी शेयर्स का फॉर्मूला देख लो, D1/P0 + G इक्विटी का फॉर्मूला है। अब D1 का डेटा दिया हुआ था 50% ऑफ द 2024 ईपीएस विल बी द D1 फॉर द नेक्स्ट ईयर, क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ था। T0 भी क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, प्राइस 19.67, ये देखो, अरे देखो जी 19.67 प्राइस दिया हुआ था ना। ग्रोथ रेट मैंने आपको बताया 10% कैसे आएगा, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है, एरो भी दिखा दिया, यहाँ 10% आएगा तो अल्टीमेटली के ही आएगा 16%, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर, जो दिक्कत हमको मालूम है अब आने वाला है। अब देखो दिक्कत के एरिया में अपने आते हैं। कामली सुनते चलना, बस सब समझ में आ जाएगा, सिर्फ सुनते चलना, बेसिक क्वेश्चन का माइंडसेट से नहीं, लर्निंग के माइंडसेट से सुनना तो समझ में आएगा। पहले क्लियर कर देता हूँ, एकदम ईजी टॉपिक है, एकदम ईजी, एकदम ईजी, मजा आ जाएगा। कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन न्यू शेयर्स इशूड। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले क्या होता है, पहले मुझे ये बताओ, कौन सा बच्चा बताएगा? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलता है कि जो नया कैपिटल मैं इशू कर रहा हूं, अगर एक कंपनी है जो नया कैपिटल इशू कर रही है तो उसका क्या कॉस्ट पड़ेगा, उसका क्या एडिशनल कैपिटल इशू करने का कॉस्ट है, दैट इज कॉल्ड एज द मार्जिनल कैपिटल। अगर एडिशनल कैपिटल जो कंपनी इशू करती है वो WCC के ही रेट्स पे इशू कर देती है, मतलब वो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रेट्स पे इशू कर देती है, और उसका प्रोपोर्शन, नया कैपिटल इशू करने का प्रोपोर्शन पुराना वेट्स जैसा रहता है, देन एट दैट केस मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज सेम एज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और WACC। मैंने बहुत अच्छे से मेरे रिवीजन लेक्चर्स में कवर किया है इसको। अगर आपको हल्का डाउट हो तो मेरे रिवीजन लेक्चर्स जाके जरूर चेकआउट करना, ठीक है। समझ में आया आपको? अब आपको निकालना मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब कोई नया शेयर इशू नहीं हो रहा। कोई नया शेयर इशू नहीं हो रहा, कैसे हुआ देखो, एकदम सिंपल। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है, हमें पता है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे आया, देख लो इधर, ये आएगा 0.8। अब इसका 60,000 बाई 4 लाख कितना आता है, 60,000 बाई 4 लाख 0.15, और बचा 20,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख 0.05 आना चाहिए, 0.05। ये आ गया ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ये वेट्स आ गया, यही वेट सेम रहेगा यहाँ पे, कैपिटल का वेट चेंज नहीं होगा इस क्वेश्चन में। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर था, बात खत्म। कॉस्ट आपने निकाला, अभी ऊपर में तीनों कॉस्ट निकाला, नया शेयर कोई इशू हो नहीं रहा तो ये सेम का सेम कॉस्ट रहेगा। आपका MCC आ गया, आपका MCC आ गया। दिक्कत है कुछ, कोई दिक्कत है? अरे आपका वेट सेम है, आपका कॉस्ट सेम है, तो MCC और WACC सेम था। अगर WACC निकालने बोला तो भी यही सोल्यूशन होता, MCC निकालने बोला तो भी यही सोल्यूशन है। कोई दिक्कत इस पार्ट में भी नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ। सर ये पार्ट में तो पक्का दिक्कत होगा ही होगा, मैं बता दूं बहुत ईजी, बहुत बहुत ईजी। मेरे संग संग फिर से पढ़ो, मैंने मिटा दिया सब, ठीक है, मैंने मिटा दिया।
मैंने सब मिटा दिया, मैं बोल रहा हूँ बच्चा मेरे संग पढ़ेगा। मैंने बोला ओके आ जाओ। प्लीज एक बार ध्यान देना, डिटरमाइन द अमाउंट दैट कैन बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स मस्ट बी सोल्ड। नए ऑर्डिनरी शेयर इशू करने से पहले, सोल्ड मतलब इशू समझ लो, नए ऑर्डिनरी शेयर इशू करने से पहले क्या अमाउंट अपने अमाउंट दैट कैन बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर नए अमाउंट इशू करने के पहले, ठीक है। अज्यूमिंग दैट द रिटेन्ड अर्निंग्स फॉर द न्यू ईयर्स इन्वेस्टमेंट इज 50% ऑफ 2024। रिटेन्ड अर्निंग्स से हमें करना पड़ेगा, नया शेयर इशू नहीं करा मतलब रिटेन्ड अर्निंग से ही मेरा काम होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। अमाउंट कैन बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज फ्रॉम द रिटेन्ड अर्निंग्स इटसेल्फ। अब मेरा बात सुनो, रिटेन्ड अर्निंग्स कैसे निकालोगे? रिटेन्ड अर्निंग्स निकालना होगा इस क्वेश्चन में। रिटेन्ड अर्निंग्स कैसे निकलेगा? 50% ऑफ 2024, 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ 2024। देखो रिटेन्ड अर्निंग्स कैसे आया, 50% ऑफ ईपीएस ऑफ 2024 इनटू द आउटस्टैंडिंग शेयर्स, तो मेरा रिटेन्ड अर्निंग्स टोटल में आ गया। रिटेन्ड अर्निंग्स मेरा क्या आएगा, 50% ऑफ 2024 का मैंने क्या आया, ईपीएस बचा, नंबर ऑफ शेयर्स से ईपीएस को इनटू कर दो, तो दैट इज माय व्हाट, रिटेन्ड अर्निंग्स ₹11,800। अब मेरा बोल रहा है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है, मतलब कि 11,800 इज नथिंग बट द 80% ऑफ द टोटल कैपिटल। रिटेन्ड अर्निंग्स इक्विटी का पार्ट हुआ, इक्विटी का वेट क्या था, 80% था। यस और नो बोलो यार, इक्विटी का वेट कितना था, 80% था। यस और नो? यस। अब अगर इक्विटी का वेट 80% था, रिटेन्ड अर्निंग्स इक्विटी का पार्ट है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, तो मेरा टोटल कैपिटल का 80% होगा रिटेन्ड अर्निंग्स, टोटल कैपिटल का 80% होगा रिटेन्ड अर्निंग्स, और टोटल कैपिटल कितना हो गया सर, 11,800 डिवाइडेड 80% ऑफ टोटल कैपिटल इज रिटेन्ड अर्निंग्स, तो टोटल कैपिटल इज रिटेन्ड अर्निंग्स का डिवाइड कर दो 80%, विच इज 14,750। दिस इज द अमाउंट दैट कैन बी स्पेंड विदाउट इशूइंग न्यू शेयर्स, विदाउट इशूइंग न्यू शेयर्स। समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस और नो बोलो। यस सर। चलो आगे बढ़ेंगे। लास्ट पार्ट, कंप्यूट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन द फंड एक्सीड्स द अमाउंट इन सी। फंड एक्सीड्स द अमाउंट इन सी मतलब 14,750 से बेसी का खर्चा होने वाला है। अज्यूम न्यू इक्विटी शेयर्स 25 रुपये, तो ईजी हो गया क्वेश्चन। देखो एक्सपेंडिचर इज मोर देन 14,750, क्वेश्चन में खुद बोला, तो आपको नया शेयर इशू करना है 25 रुपये के हिसाब से, तो नया शेयर इशू करना है तो उसका के निकालना होगा। के कैसे निकलेगा, D1 पता है 1.18, D1 पता है 1.18, डिवाइड कर दिया 25 रुपया, 25 रुपये ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था। ग्रोथ रेट तो 10% पता ही अपने को, 14.72 आ गया के। अब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फिर से निकालेंगे, वेट मेरा अगेन वही रहेगा बिकॉज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है। नया मेरा के आ गया 14.72, ये दोनों में तो कोई चेंज है ही नहीं, आ गया एमसीसी। इतना सा तो क्वेश्चन है सर, कहाँ टफ लगा बताओ ना। मैं बार बार एक बार बोला इस क्वेश्चन में, मैंने शायद 15 बार बोल दिया ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ये 17वां 16वां बार बोल रहा हूँ कि ये जो वर्ड है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, इसको दिमाग में बैठा लेना, याद कर लेना, समझ लेना, जैसे भी हो घोट के पी जाना कि वो चेंज नहीं होगा। अब बात खत्म हो गया क्वेश्चन में, ठीक है। अपने को उसके हिसाब से आगे आगे प्रोसीड करना है, एक करके क्वेश्चन का स्टेप सॉल्व करना है, डन है, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन को प्लीज हाथ से सॉल्व करना, तब आपको समझ में आएगा। देख के जाने वाला क्वेश्चन ये नहीं है, एक बार इसको सॉल्व करके जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। डन। क्वेश्चन 2A में आ जाओ। बस सर 4 सम ही और बचा है, बस बस कम ऑन, 3 ही सम बचा रहा है, कम ऑन। मेरे संग संग देखो, एक से नुकम चार्ज में लगा ले सिस्टम को। यस सर, चार्ज तो देना ही होगा। क्विकली गाइस, क्वेश्चन 2A क्या बोलता है? अच्छा ये तो फेवरेट टॉपिक है हम सबका। सर डॉल डीएफएल डीसीएल देख के कितनी खुशी मिलती है ना। सर सच बताना, डॉल का क्वेश्चन देख के, लेवरेज का क्वेश्चन देख के खुशी मिलता है एकदम। क्या ये मुझे पता है कि और कोई क्वेश्चन मेरे से बने ना बने, सर मुझे पता है ये क्वेश्चन तो मेरा बनेगा एग्जाम में। गुड। चलो, इनकम स्टेटमेंट एट 75% कैपेसिटी दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। अंदर नहीं घुस रहे, अपने को दिया हुआ, अपने को माथा लगाना। 3 क्वेश्चन मार्क है, मतलब 3 मिसिंग फिगर है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या बोला है? इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ 2 करोड़ का, शेयर्स ऑफ ₹10 फुल्ली पेड अप, ठीक है। करंट डेट टू इक्विटी है 0.75, मतलब 75% डेट है। एंड द कंपनी इज कंसिडरिंग इंक्रीजिंग इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी 90%, मतलब अभी 75% कैपेसिटी पे काम कर रहा है। मेरा बात समझो, एक चीज वापस क्लियर कर देता हूं, मैंने रिवीजन लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया। अगर कंपनी का कैपेसिटी कितना भी हो, 50% हो, 10% हो, 100% हो, सॉरी 100% हो, कंपनी का फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज
नहीं आएगा। क्या बोला मैंने बोला कंपनी कितना भी कैपेसिटी में काम करे, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड, ओनली द वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद द चेंज इन कैपेसिटी विद द चेंज इन यूनिट्स। समझ में आ गया? डन है? याद रहेगा हमेशा? यस। ये एक नंबर 1 ट्रिक था इस क्वेश्चन का जो बच्चे गलती करके आएंगे, बोलने के बाद भी गलतियां करते हैं बच्चे, ये सबसे खराब लगता है। एट 90% कैपेसिटी सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली। ऑब्वियसली ये नहीं भी देता ना तो भी मैं वही करके आता। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, देखो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगा 10 लाख से, वो अलग बात है, बढ़ सकता है, वैसे कोई चेंज नहीं आएगा। एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट लग सकता है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट था वो प्रोपोर्शनेटली चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, वो वहीं का वहीं है, एडिशनल जोड़ रहा हूं ड्यू टू एडिशनल मेंटेनेंस सुपरवाइजरी जो भी। फिनेंस एडिशनल वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स, द कंपनी इज कंसिडरिंग इशूइंग एडिशनल 50 लाख का डिबेंचर इशू करेगा, लोन लेगा मतलब जैसे भी समझो, और 13% उसका इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो मेरा इंटरेस्ट रेट जो एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स का था वो तो रहेगा ही, साथ साथ ही 13% और मेरे को उस पर ऐड करना है और टोटल अमाउंट बनाना है। मैनेजमेंट वॉन्ट्स टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज्ड कैपेसिटी ऑन द ऑपरेटिंग लेवरेज, financial leverage, combined leverage, and the change in EPS under the new financial plan, and the change in EPS under the new financial plan। ठीक है, you are required to at 75% कैपेसिटी पे पहले माथा लगाओ, मतलब करंट सिनेरियो, EPS निकालो, फिलिंग द मिसिंग फिगर्स, और फिर डॉल DFL DCL निकालो। पहले पार्ट 1 पे बात करते हैं। चालू करोगे कर लोगे आप, मुझे मालूम है आप लोग उतना स्मार्ट आप बन गए होंगे, अभी तक उतना स्मार्ट होगी, ये वाला क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। सेल्स वेरिएबल कॉस्ट, अब वो क्वेश्चन में दिया हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 सेकेंड, यस, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ, कंट्रीब्यूशन आ गया, देख लो, कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, तो आपका EBIT आ गया, आ गया। अब आपको इंटरेस्ट करना है, इंटरेस्ट आएगा आपका कितना, 1,80,000 लिखा क्या मैंने, इंटरेस्ट आ गया आपका। इंटरेस्ट कैसे आया देख लो, समझ लो एक बार मेरे साथ साथ। 75.75:1 डेट टू इक्विटी रेशियो है। इक्विटी का डेटा दिया हुआ है 2 करोड़ का, तो 2 करोड़ पे आप अगर करोगे 75% और फिर 12% करोगे, 18 लाख का आ गया इंटरेस्ट, ये 12% का इंटरेस्ट दिया हुआ था, तो 2 करोड़ इंटू 75% इंटू 12% गिव्स ये 18 लाख, ये आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, लिख दूं यहाँ पे आपके लिए, 2 करोड़ इंटू 0.75 इंटू 12%। ठीक है, बाई चांस किसी को डाउट हो तो लिख दिया। EBT आ गया, टैक्स रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, पैट आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएगा, इजी, दिस डिवाइडेड बाय शेयर्स का क्या वैल्यू है, नंबर ऑफ शेयर्स आ गया। EPS कैसे आएगा सर, पता है, पैट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, EPS आ गया, पहला पार्ट डन। कैलकुलेशन ऑफ डेट पर इंटरेस्ट मैंने अलग से यहाँ दिखाया हुआ अभी था, चलो वहाँ पे भी दिखा दिया। बी डॉल DFL DCL आपको पता, फॉर्मूला लगा, डायरेक्टली पुट करना, आंसर आ जाएगा, इस पर कोई टाइम नहीं लगाते हैं। अब इनकम स्टेटमेंट एट द रेट ऑफ 90% कैपेसिटी, एट 90% कैपेसिटी बोला, पार्ट 2 में आओ। एट 90% कैपेसिटी विद रिवाइज फाइनेंशियल प्लान कैलकुलेट, वापस सेम चीज वापस करना आपको, सेम चीज वापस। तो अब देखो आपका सेल्स बढ़ जाएगा, जो सेल्स आपका 75 लाख था, 7 करोड़ 50 लाख था, वो अब 9 करोड़ का सेल्स हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गया 5 करोड़ 40 लाख का, प्रोपोर्शनेटली बढ़ रहा है, जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ था, एकदम डिटेल में स्टेप वाइज मैंने आपके लिए सॉल्व किया है। फिक्स्ड कॉस्ट ये आपका एग्जिस्टिंग था, ये एडिशनल आ गया, इंटरेस्ट ये एग्जिस्टिंग था, ये एडिशनल आ गया, अब आपका टैक्स रेट, नंबर ऑफ शेयर्स वहाँ तक सब सेम, EPS आ गया। अब वापस आप डॉल DFL DCL निकाल लोगे, मेरा कोई दरकार आपको इसमें है नहीं, आगे बढ़ जाओ। एडवाइस एज वेदर द कंपनी शुड प्रोसीड विद द करंट एक्सपेंशन एंड डेट इशू, क्या करना चाहिए कंपनी को, तो EPS कहाँ से आता वो देख लो, 7.19 यहाँ पे है, और पहला वाला पार्ट में क्या था 5.67, तो कंपनी शुड कंटिन्यू विद द डेट इशू, यस द कंपनी शुड प्रोसीड बिकॉज द EPS इज मोर अंडर द सेकंड ऑप्शन, अंडर द 90% कैपेसिटी। Yes, the company has to issue additional debentures, but the DFL, which is the degree of financial leverage, is only rising in a minuscule manner। देखो DFL 1.12 हो रहा है, पहले क्या था DFL 1.11 था, सिर्फ 0.01 का DFL बढ़ रहा है, उस पर मेरे को 2 रुपये का EPS ज़्यादा जनरेट हो पा रहा है। तो येस, दैट इज वाई अपने को दोनों बात लिखना है कि येस आई अंडरस्टैंड DFL इज राइजिंग, बट दैट इज राइजिंग बाय मिनिस्क्यूल अमाउंट,
On the contrary, the EPS is rising by rupees 2 per share, which is bringing it to rupees 7 point something जो भी है per share. Henceforth, I recommend या we recommend the company to go for the additional debt issue and expansion. समझ में आ गया? डन, आगे बढ़ो. वही मैंने लिखा है, पढ़ लेना. आगे बढ़ो, आगे बढ़ो. क्वेश्चन 2B में आ जाओ. क्वेश्चन 2B क्या क्वेश्चन में मांगा है पहले वो देख लो. फाइंड आउट द प्रोबेबल प्राइस ऑफ शेयर. फाइंड आउट द प्रोबेबल प्राइस ऑफ शेयर बोला है. अगर एडिशनल फंड्स आर रेज्ड एज लोन, एडिशनल फंड्स आर रेज्ड एज इक्विटी. रिटेन्ड अर्निंग्स क्वेश्चन का दिया हुआ 1.18 करोड़. ध्यान रखना, मिस मत करना इसको, मिस का मत करना. अब क्वेश्चन का डेटा पढ़ लेते हैं. ओ माय गॉड सर, अब 12 बज गया. माय घड़ी से रात के 12 बज रहे अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए. चलो, फुल फोकस, फुल एनर्जी के संग करना. मैं अगर इतना एनर्जी के संग अभी रात को 12 बजे भी पढ़ा सकता हूँ तो आप भी प्लीज़ 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 पढ़ सकते हो. यस और नो? हाँ हाँ कि ना बोलो ना. हाँ सर. द फॉलोइंग डेटा आर प्रेजेंटेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेलेंट ऑटोमेशन लिमिटेड. एक्सेलेंट ऑटोमेशन लिमिटेड का डेटा दिया हुआ है. क्या? पीबीआईटी, पीबीटी, इनकम टैक्स, पैट सब दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ईपीएस, पी, मार्केट प्राइस सब दे दिया. नहीं भी देता तो अपने निकाल लेते. अब क्वेश्चन में डेटा क्या है? कंपनी इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग ए टोटल कैपिटल आउटले ऑफ रुपीज 60 लाख का नया कैपिटल का आउटले होगा और नया प्रोजेक्ट कंपनी स्टार्ट करने वाला है. अपने को बोला है कि यू आर इन्फॉर्म दैट अ डेट टू इक्विटी रेशियो, उसका फॉर्मूला क्या? डी बाई ई नहीं है, डी बाई डी प्लस ई है. मतलब कि टोटल डेट का प्रोपोर्शन 35% अगर ज़्यादा हो गया, हायर देन 35%, तो मेरा के ई हो जाएगा 12.5%. मतलब पी हो जाएगा 8%. 1 डिवाइडेड बाई मतलब 8 करोगे तो 12.5 आता है, तो वैसे है ये. तो पी हो जाएगा 8. राइजिंग एंड राइजेज द इंटरेस्ट रेट ऑन द एडिशनल अमाउंट बोरो टू बी 14%. मतलब कि अगर 60 लाख को मैं डेट से करता हूँ, अगर मैं 60 लाख डेट का ऑप्शन में जाता हूँ और अगर मेरा डेट टू इक्विटी रेशियो का जो ये रेशियो है वो 35% से बेसी हो जाता है, 35% से बेसी हो जाता है, तो ये के ही मेरा 12.5% बन जाएगा. और जो मेरा ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट है उसका मेरा रेट ऑफ बोरिंग हो जाएगा 14%. जो पहले का बोरिंग का रेट था मेरा कितना? 12%. ये 12% और ये 18 लाख से मैं डेट निकाल सकता हूँ. डेट निकल जाएगा 18 लाख बाई 12% करने से, जितना भी आता है ये 18 लाख बाई 12% करोगे तो 1.5 करोड़ ही तो आएगा. हाँ, 1.5 करोड़ का आ गया डेट. अब आपको निकालना है प्रोबेबल प्राइस इफ द रेज आर बाय लोन या बाय इक्विटी. कैसे करोगे क्वेश्चन को सॉल्व? कैसे करोगे क्वेश्चन को सॉल्व? पहले वो जो कोवेनेंट था ना वो वाला का ट्राई करना होगा. अपने को देखना होगा कि पहले फंड रेज आर लोन करने से अपना वो 35% ब्रीच होता है क्या कि नहीं होता, और अगर होता है तो मेरा क्या अल्टीमेटली इंटरेस्ट निकलने वाला है, वो सारा चीज़ पहले करना होगा, फिर मेन सोल्यूशन में अपने आएंगे. ठीक है? अब मेरे संग संग देखो, मेरे संग संग देखो. कम ऑन गाइस, फटाफट पानी पी ले. यस सर, पी लो, पानी पी लो सर. देखो हमें हमेशा अपनी वाटर बॉटल लेके पढ़ने बैठने का. वाटर बॉटल लेके पढ़ने बैठने का हमेशा. प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या था मैंने फटाफट से लिख लिया. मैं क्या कर रहा था ना, मैंने सम का डेटा प्लॉट करना स्टार्ट किया था. तो मैंने देखा इक्विटी कितना है, इक्विटी का अमाउंट कैसे मिलेगा. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 12 लाख का है और इक्विटी शेयर का वैल्यू दिया हुआ है 10 रुपया. तो 1 करोड़ 20 लाख हो गया इक्विटी. रिटेन अर्निंग्स मैंने आपको बताया क्वेश्चन में दिया हुआ था 1.8 करोड़. डिवेंचर्स 18 लाख बाई 12% किया तो 1.5 करोड़. तो टोटल प्रेजेंट कैपिटल आ गया, इन सबको जोड़ दोगे तो कितना आएगा? रुपीज़ 4.5 करोड़ टोटल प्रेजेंट कैपिटल है मेरा. ठीक है? कंपनी के बुक्स में, कंपनी के बैलेंस शीट में 4.5 करोड़ का अभी कैपिटल दिख रहा है. अब अगर कंपनी लोन लेता है तो उसका एडिशनल बोरिंग कितना हो जाएगा? ये 1.5 करोड़ तो था, उस पर 60 लाख का एडिशनल हो जाएगा तो 2.10 करोड़ का हो जाएगा. टोटल कैपिटल भी कितना हो जाएगा? ये 4.5 करोड़ से 60 लाख बढ़ जाएगा, तो ये 5.1 करोड़ का कैपिटल हो जाएगा. तो डी बाई डी प्लस सी करोगे तो 41.18% का आपका ये रेशियो बनेगा. और दैट रेशियो, दिस रेशियो हैज़ एक्सीडेड 35%. हेंसफोर्थ के ही 12.5% हो जाएगा और एडिशनल बोरिंग मेरा 14% पे आएगा. ठीक है? अब एडिशनल फंड अगर अपने इक्विटी के जैसे लेते हैं तो मेरा इक्विटी कितना है? देखो इक्विटी मेरा एडिशनल अगर अपने इक्विटी के जैसे लेते हैं एडिशनल फंड्स तो मेरा टोटल इक्विटी कितना हो जाएगा? 3 करोड़ 60 लाख का हो जाएगा.
3,60,00,000 का हो जाएगा। देखो पहले इक्विटी कितना था, 3 करोड़ का था, 3 करोड़ का था, प्लस 60 lakhs करोगे तो 3.60 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ईजी जा रहे हैं। कैपिटल सेम 5,10,00,000, तो मेरा ये रेशियो ब्रीच नहीं हुआ, तो मेरा पीई और ये सब कुछ सेम रहेगा, जो पुराना वाला डेटा था वही रहेगा। डन। एक इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में बात जो आपको समझना होगा, इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट बात जो है बहुत इजी है, बड़ा लॉजिकल, लेकिन मुझे पता आप लोग मिस कर जाओगे। जो मुझे पता आप लोग मिस कर जाओगे वो मैं नहीं चाहता आप मिस करो, इसलिए मेरी बात सुनना जरूरी है। यही एक ट्रिक है इस क्वेश्चन का, बाकी इस क्वेश्चन में कोई रस नहीं है, और बाकी पूरा क्वेश्चन पानी पानी है। पानी पानी मतलब समझते हो ना, एकदम सिंपल इजी। आरओसीई क्या होता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। मेरा ओरिजिनल या प्रेजेंट आरओसीई कितना था देख लो। क्वेश्चन में मेरा प्रेजेंट आरओसीई था ईबीआईटी 78 lakhs का, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। 78 lakhs का ईबीआईटी क्वेश्चन में दिया हुआ है। 4.5 करोड़ का मेरा प्रेजेंट कैपिटल था, मैंने ऊपर निकाला अभी, तो 17.33% का आरओसीई था। क्वेश्चन में द प्रॉब्लम इज कि जब नया कैपिटल रेज हो रहा है ना, उस वजह से सोच के देखो, एकदम शांति से सोच के देखो, जब कंपनी नया कैपिटल रेस कर रही है, मतलब नया फंड्स आया कंपनी के पास, तो कहीं ना कहीं कंपनी ने बेसी सेल किया होगा, कहीं ना कहीं कंपनी को बेसी फायदा हुआ होगा नया कैपिटल से। सोच के देखो, मन से हाँ आना चाहिए कि हाँ 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 ठीक बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं सब ठीक बोल रहे हैं। कंपनी ने नया कैपिटल रेस किया, अगर आपने नया कैपिटल रेस किया, आप बिजनेस करते हो, एकदम शांति दिमाग से सोचो। आपको नया कैपिटल, अगर आज मैं अगर बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे अगर नया कैपिटल मिला, तो कहीं ना कहीं मेरा रेवेन्यू रिफ्लेक्ट करेगा ना, रेवेन्यू भी बढ़ेगा, मैं ज़्यादा बिजनेस कर पाऊंगा, ज़्यादा एक्सपेंशन कर पाऊंगा, नई मशीनरी ला पाऊंगा, नया प्रोजेक्ट्स ओपन कर पाऊंगा, कितनी चीज़ मैं कर सकता हूँ। उससे मेरा अल्टीमेटली रेवेन्यू बढ़ेगा, और साथ ही साथ मेरा ईबीआईटी भी तो बढ़ना चाहिए। यस और नो? बट द प्रॉब्लम यार, इस क्वेश्चन में दिया नहीं है नया ईबीआईटी। नया कैपिटल के संग नया ईबीआईटी क्या होगा वो क्वेश्चन में दिया नहीं, इसीलिए हमको इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा इस लॉजिक से कि जो 17.33% का आरओसीई है ना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो मेरा सेम रहेगा। नाउ इट इज अज्यूम दैट द आरओसीई शैल रिमेन द सेम आफ्टर रेजिंग फ्रेश कैपिटल। ये मेरे को अज्यूम करना पड़ा, तो मेरा जो नया कैपिटल आया, मैं रिटर्न उतना ही कमाऊंगा, तो मेरा रिटर्न ईबीआईटी कितना आ गया? ईबीआईटी मेरा आ गया 88,38,300, विच इज ऑब्वियसली मोर देन 78 lakhs, क्योंकि मेरा कैपिटल बेस बढ़ गया ना भाई। कैपिटल बेस 4.5 करोड़ की जगह 5,10,00,000 हो गया, तो अब वो परसेंटेज, सेम परसेंटेज भी इंटू करोगे तो ईबीआईटी तो बढ़ के ही आएगा। ये क्वेश्चन में ये चीज बस एक ध्यान रखने का था। अगर आपने ये क्वेश्चन ना 78 लाख से स्टार्ट कर दिया, पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, आपको काट के 0 दे देगा वो। फिर आप मत बोलना सर ओहो एक गलती सर मैंने की थी, पूरी क्वेश्चन रॉन्ग हो गई, वो तो होगा ना यार। आप अगर 78 लाख से क्वेश्चन कर दोगे तो पूरा क्वेश्चन में 0 मिलेगा, क्वेश्चन में कोई मार्क्स नहीं। और फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको चाहो तो मैं स्टार दे देता हूँ आपको यहाँ पे, ताकि आपसे मिस ना हो। मैंने 2 स्टार दे दिया यहाँ पे, ठीक है ना? याद रहेगा क्या प्लीज़ बताओ। 88-38 के हिसाब से अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। दिस इज द नया ईबीआईटी। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके पास इंडिफरेंस का कोई क्वेश्चन आया, ईबीआईटी आपके पास नया आएगा अगर आप कैपिटल नया रेज करते हो, हमेशा ध्यान रखना। नहीं दिया हुआ तो आपको कुछ तरीके से उसको कैलकुलेट करके निकालना है एग्जाम में, याद रहेगा। अब जैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुई, मैंने आपको बहुत बार पहले बताया था, आपको अगर याद हो, अगर आप मुझे फॉलो करते हो, मेरा वीडियोस आपने देखा है तो, कि आप एक कॉपी मेंटेन करो जिसमें आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ना, हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का, सॉरी हर सब्जेक्ट का आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 1 2 3 4 करके लिख लो, खुद का नोट्स बन जाएगा। मैं कोई डिजाइनर नोट्स बनाने, एरो टानने ऐसा कैसा नहीं बोल रहा। पॉइंट नंबर 1, अगर मेरा नया कैपिटल रेज होता है तो ईबीआईटी में कोई चेंज होना चाहिए, नहीं तो आरओसी ही को सेम मान के करेंगे। ये एक पॉइंट नंबर 1 आपने लिख लिया, ऑब्जर्वेशन लिख लिया, अंडरस्टैंडिंग लिख ली, नोटिंग कर लिया। ऐसे करके 1 2 3 4 करके अगर आपने 50 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स तक भी लिख लिए, 50 पॉइंट्स ही लिख लिए, चलो बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा, 50 पॉइंट। आप सोच के देखो, एग्जाम से 2 दिन पहले आपके पास 50 ऐसे पॉइंट रहेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी गलतियां हो रही थी, जो आपने नहीं सोचा था, जो ऐसा था जो सर ने बोला था इंपॉर्टेंट है, वैसा एक लिस्ट है आपके पास 50 पॉइंट का। और क्या चाहिए एग्जाम से 1.5 दिन पहले, सोचो। इसीलिए ये वाला तरीका हमेशा अपनाना, रिवीजन के लिए भी अच्छा है, एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करने के लिए भी अच्छा है, कि ये सब ट्रिक्स से ये आप एग्जामेशन स्कोर कर पाओगे। समझ में आ रही है? चलो ईबीआईटी समझ में आ गया। कंप्यूटेशन ऑफ प्राइस निकालना अब तो आप कर लोगे,
है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है प्राइस निकालना, बस क्वेश्चन में प्राइस निकालना तब आपको आता है। ईबीआईटी पता है, इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट इक्विटी में तो सेम रहेगा। यहाँ पे नया बोरिंग 60 लाख पर 14% इंटरेस्ट रेट लगेगा जो बोला था क्वेश्चन में। ईबीटी आ गया, टैक्स रेट सेम है, पैट आ गया। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे आएगा देखो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अगेन लोन वाले केस के लिए इक्विटी शेयर्स में चेंज नहीं आएगा, लेकिन इक्विटी शेयर्स में चेंज आएगा, इक्विटी कैपिटल वाले केस में चेंज आएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स वहां पे चेंज हो जाएगा। क्योंकि 12 लाख तो ओरिजिनल मेरा शेयर्स थे, 12 लाख तो ओरिजिनल शेयर्स थे। अब एडिशनल कितना मुझे रेस करना, 60 लैक्स। 12 लाख तो ओरिजिनल शेयर्स थे ना मेरे पास, 12 लाख का ओरिजिनल शेयर्स था, 10 रुपए का फेस वैल्यू का, जो 1 करोड़ 20 लाख का कैपिटल बन रहा था स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया आपको, वो 12 लाख तो है ही। अब मैं एडिशनल रेस कर रहा हूँ 60 लाख, जब एडिशनल रेस कर रहा हूं ना तो मेरे को करंट मार्केट प्राइस पे करना पड़ेगा, दैट इज ऑफ 25 रुपीज। इसको 10 मत करके आना, मुझे पता ये गलती करोगे। इसको 25 करके आना है एग्जाम में, इसको 10 मत कर देना प्लीज। 10 रुपए पे नया कैपिटल रेज नहीं होगा, जो करंट मार्केट प्राइस है उस पर कैपिटल रेज होता है। नया कैपिटल कभी भी फेस वैल्यू पे रेज नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में डेटा नहीं है, क्वेश्चन में गिवन ऐसा कुछ हो तो अलग बात, वरना क्वेश्चन में अगर मार्केट प्राइस दिया है तो नया कैपिटल मार्केट प्राइस पे आएगा, बात खत्म। तो 60 लाख बाई 25 किया तो नया कैपिटल का नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, दोनों को जोड़ दिया तो 14,40,000 आया। ईपीएस निकाल लिया, पी रेशियो आपको पता है यहाँ पे दिया हुआ था 8 हो जाएगा, यहाँ पे तो 10 मालूम ही है, तो एमपीएस आ गया, डन। एमपीएस देख लो कितना कितना आया, 20.64, 24.4 आंसर था, तो इससे रेट से मैंने लिख दिया आपके लिए। समझ में आया, आंसर था तो मैंने रेट से लिख दिया आपके लिए। बस सर लास्ट क्वेश्चन, लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन खत्म कर देंगे, बस खत्म हो जाएगा सर। लास्ट क्वेश्चन देख लो, अगेन ये वाला क्वेश्चन आपको मेरी हेल्प लगेगी मुझे मालूम है। स्पेसिफिकली जो बच्चा अगर खुद से बिना ट्राई किए इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन देखा होगा ना, वो इस इजी क्वेश्चन में भी कंफ्यूज हो गया होगा। पता नहीं क्या किया है आईसीआई ने। आप प्लीज उनका ये वाला क्वेश्चन स्पेसिफिकली तुम सॉल्यूशन मत देखना, राइट भी है कि रॉन्ग वो भी नहीं समझ में आ रहा अभी तो मुझे, वो छोड़ दो आप, ये बार प्लीज सिंपली अपने अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है। देखो क्रेडिट पीरियड का चेंज का क्वेश्चन है, मतलब कि मेरा डेटर्स मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, मुझे याद आ गया, मुझे समझ में आ गया। करंट क्रेडिट सेल्स है किसी का 7,20,000 का, ऑगी लिमिटेड का करंट क्रेडिट सेल्स है ₹7,20,000। इट इज कंसिडरिंग रिवाइजिंग इट्स क्रेडिट पॉलिसी, वो रिवाइज करने का सोच रहा है। प्रपोज टर्म्स ऑफ द क्रेडिट विल बी 2/10 नेट 30। क्या है ये 2/10 नेट 30? क्या आपको अभी तक आपको मालूम है? स्टाइल है डिनोट करने का, ये स्टाइल है डिनोट करने का। इसका मीनिंग क्या है कि भैया अगर तुम 10 दिन में करोगे पेमेंट तो 2% डिस्काउंट दूंगा, नहीं तो 30 दिन में तो चुपचाप पेमेंट कर ही देना विदाउट एनी डिस्काउंट, विदाउट एनी कैश डिस्काउंट। अगेंस्ट द प्रेजेंट पॉलिसी ऑफ नेट 30, मतलब अभी कोई कैश डिस्काउंट का सिस्टम नहीं था, अभी 30 दिन में बस पेमेंट करने का था। अभी मैं बोल रहा हूँ कि तुम अगर 10 दिन में करते हो ना, मैं तुझे 2% का और डिस्काउंट दूंगा। एज अ रिजल्ट Augie Limited's credit sales are expected to increase by ₹20,000 and the average collection period will reduce from 30 days to 20 days. Augie से इससे क्या होगा, उसका क्रेडिट सेल्स बढ़ जाएगा 20,000 से, और उसका क्या सेकंड हो रहा है, एवरेज कलेक्शन पीरियड घट जाएगा 30 डेज से 20 डेज। समझ में आ गया? यस। It is also expected that 50% of the customers will take the discounts and pay on the 10th day and the rest of the customers will pay on the 30th day. आधा लोग डिस्काउंट लेंगे, आधा लोग नहीं देंगे, बस इतना सा बात है, ठीक है। बैड डेट लॉसेस विल बी रिमेन एट 2% ऑफ द सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट 70% दिया, कॉर्पोरेट टैक्स रेट दिया है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे दिया 10%। अब बताओ चेंज करना है कि नहीं, कैसे करोगे, कैसे करोगे सर? पहले तो रिसीवेबल्स का अमाउंट निकाल लो, रिसीवेबल्स का अमाउंट निकालो दोनों पॉलिसी में। सेल्स मेरे को पता है दोनों में 7,20,000, 7,40,000। एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 डेज 20 डेज। ट्रेड रिसीवेबल्स निकाल लिया आपने। अज्यूम किया मैंने 360 डेज इन अ ईयर, क्वेश्चन में गिवन नहीं था, लिख देना नोट, ठीक है। दैट वी हैव अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर फॉर दिस क्वेश्चन, ऐसे करके नोट दे देना एग्जाम में। ट्रेड रिसीवेबल्स आ गया एट द एंड ऑफ द ईयर, डन। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेड पॉलिसी, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेड पॉलिसीज। सेल्स दिया हुआ है 7,20,000, 7,40,000 सेल्स दिया हुआ है। अपने को निकालना है कि कहाँ पे अपना इंक्रीमेंटल फायदा अगर न्यू पॉलिसी में हो रहा होगा
इंक्रीमेंटल फायदा न्यू पॉलिसी में अगर हो रहा होगा तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मेरा ओल्ड पॉलिसी पे मैं स्टिक करूंगा। ठीक है, सेल से मैंने स्टार्ट किया। कैश डिस्काउंट किस में मिलेगा सर? कैश डिस्काउंट सिर्फ न्यू पॉलिसी में मिलेगा। 7,40,000 का सेल्स है, 2% का कैश डिस्काउंट, और क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 50% लोग ही इस कैश डिस्काउंट का अवेल करेंगे, तो मेरा 7,400 का कैश डिस्काउंट बनेगा। बैड डेट 2% क्वेश्चन में दिया हुआ, तो दोनों में आ गया बैड डेट 2% ऑन सेल्स। लेस वेरिएबल कॉस्ट करोगे, लेस वेरिएबल कॉस्ट कैसे करोगे? 70% ऑन सेल्स। डन। पीवीटी आ गया, पीबीटी आ गया। अब लेस टैक्स करोगे, 50% टैक्स रेट दिया हुआ है एट द रेट 50%, क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं। पैट आ गया। ओ माय गॉड सर, पैट तक तो मेरा प्रपोज पॉलिसी में तो लॉस है। लॉस है मतलब इंक्रीमेंटली कोई प्रॉफिट नहीं है। 900 रुपये का मेरा लॉस है उल्टा, इंक्रीमेंटली इन द प्रपोज पॉलिसी। नाउ द गेम चेंजर इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने क्या आपको हमेशा बोला है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा निकाला जाएगा कॉस्ट में, कॉस्ट में, कॉस्ट में। क्यों? हमारा कॉस्ट ब्लॉक हो रहा है ना, मेरा कॉस्ट ब्लॉक हो रहा है। 10 दिन लेट पेमेंट अगर मिल रहा है तो मेरा खर्चा ब्लॉक हो रहा है, मेरा सेल अमाउंट ब्लॉक नहीं होता है। मेरा सेल अमाउंट में तो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, दैट इज नॉट ब्लॉकिंग। मेरा खर्चा इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में, वो 100 रुपये का अगर खर्चा था एग्जाम्पल, वो 100 रुपये को मैं कहीं और लगा सकता था, मैं कहीं से और रिटर्न जनरेट कर पाता। समझ में आ रही है? इसलिए 100 रुपये पे मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट होगा, विच इज द वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दिया हुआ, विच इज द वेरिएबल कॉस्ट इटसेल्फ। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट कर लो। रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया हुआ था, करेक्शन पीरियड दिया हुआ था, दोनों का आ गया 4,200, 2878 इन द प्रपोज्ड पॉलिसी। ये ऐसे मेरा आएगा अपना प्रेजेंट पॉलिसी एंड द प्रपोज्ड पॉलिसी। डन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लॉट किया, नेट बेनिफिट्स। अब देखो क्या चेंज हुआ है, यहाँ 96,600 है, यहाँ चेंज होके हो गया 97,022। हैंस द इंक्रीमेंटल बेनिफिट ऑफ ₹422। इन दोनों को करोगे तो आएगा एग्जिस्ट इन द प्रपोज पॉलिसी, देयरफॉर द कंपनी शुड ऑप्ट फॉर इट। 422 रुपये का एडिशनल प्रॉफिट कंपनी को मिलने वाला है, तो इसलिए कंपनी को इस पर जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? डन है, कंप्लीट है? यस सर। आजकल ना 3B का क्वेश्चन में भी 2 नंबर का थ्योरी देना स्टार्ट किया है। आजकल ना थ्योरी का कोई वेटेज 10 नंबर की जगह 12 नंबर हो गया पेपर में। ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का प्रोसेस एनालाइज करने का क्या 3 तरीका है? EBIT, MPS वो वाला एनालिसिस है, इंडिफरेंस पॉइंट एनालिसिस है। इतना सा एनालिसिस करके अपने ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर को एनालिसिस करते हैं। समझ में आ रहा है? याद आ रही है? यस। मैं जैसी थ्योरी में डीप डाइव नहीं करूंगा, ठीक है ना। प्रैक्टिकल पोर्शन इस वे जहाँ स्टूडेंट्स को पेन होता है, जहाँ स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, वहां पे मैंने अच्छे से आपको कराया है। वो 2 पॉलिसी इवैल्यूएट कर रहा है। प्रोजेक्ट एक्स ऑफर्स हायर शॉर्ट टर्म अकाउंटिंग प्रॉफिट्स विद एग्रेसिव कॉस्ट कटिंग मेजर्स, व्हाइल प्रोजेक्ट बी प्रोवाइड्स लोअर इमीडिएट प्रॉफिट बट इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ब्रांड लॉयल्टी एंड लॉन्ग टर्म कैश फ्लोज। एज अ फाइनेंशियल मैनेजर विच प्रोजेक्ट शुड द कंपनी चूज टू इंश्योर वैल्यू क्रिएशन? डाउट है आपको? एक्स मेरा जा रहा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे, वाई जा रहा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या बोलता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या बोलता है कि ऑलवेज गो फॉर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो मैं जाऊंगा वाई के लिए। इस जो मैंने आपको 1 सेकंड में बता दिया, 1 लाइन में बता दिया, आपको समझा के लिख के आना, बस यही करना है। जस्टिफाई करना है और आंसर बाय कंपेयरिंग द कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वैल्यू क्रिएशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से अल्टीमेटली क्या होगा? वैल्यू क्रिएशन होगा, बिकॉज कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो रहा है, ब्रांड लॉयल्टी हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैश फ्लोज हो रहा है। ये सब वर्ड्स को मेंशन करके क्वेश्चन से ही लिख के आना होगा। डन है, आगे बढ़े। Is there any difference between crowdfunding and peer-to-peer lending? Come on guys, it's very obvious. Crowdfunding क्या हुआ, P2P lending क्या हुआ? क्राउड फंडिंग हुआ कि आप एग्जाम्पल सोशल मीडिया में जाके क्राउड फंडिंग, आप एक मनी रेज करते हो फॉर एनी कॉज, फॉर मे बी इट कैन बी अ सोशल कॉज, एनीथिंग। मे बी अपने फ्रेंड्स फैमिली से क्राउड फंडिंग करते हो, एक साथ कलेक्टिवली एक रुपये इकट्ठा करते हो एक क्राउड से, लोग के भीड़ से। पीयर टू पीयर लेंडिंग क्या हुआ कि बहुत सारे आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, एप्लीकेशन है, जहाँ पे आप जाओ, आप अपने रुपए को किसी को लेंड कर सकते हो, पीयर टू पीयर लेंडिंग कर सकते हो। वहाँ पे फ़ायदा ये है कि आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज पीयर टू पीयर लेंडिंग में बहुत ज़्यादा स्कैम्स, बहुत सारे फ्रॉड्स, बहुत सारे आपको आपके पैसे रिकवर नहीं होने के चांस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। समझ में आ रही है? ये सारी बात को समझाना है, ठीक है। कंपनी इज करेंटली डेट फ्री, considering of raising 10 crores as a financial manager, which practical factors would you evaluate
बिफोर डिसाइडिंग वेदर टू रेज फंड्स थ्रू डेट इक्विटी मिक्स और वोट जस्टिफाई योर अप्रोच। क्या क्या देखोगे आप डेट इक्विटी मिक्स करने से? आप उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेक करोगे, सबसे तो बड़ा रीजन आप उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेक करोगे। सोच के देखो कि कंपनी को डेट इक्विटी और मिक्स ऑफ बोथ से जाना है, किससे करोगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेज करोगे। और भी 2-3 पॉइंट आपको, 2 नंबर का क्वेश्चन है आपको एग्जाम में। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन के लिए अगर एग्जाम में नेम करने बोले थे, नेम द टाइप्स ऐसा कुछ, तो 4 तो नेम करने के लिए 4 लिख के आना पड़ता हाफ नंबर के लिए। नहीं तो एक्सप्लेनेशन अगर है ना, जैसे जस्टिफाई का एक्सप्लेनेशन है, तो आपको मिनिमम 2 पॉइंट इसमें लिख के आना है। प्रेफरेबली टाइम रहे, सब सही रहे तो 3 से 4 पॉइंट, 4 पॉइंट लिख के आ जाना। हो सकता है हाफ नंबर के हिसाब से मार्किंग हो, तो वो चीज़ ध्यान रखना। कंपनी ओन्स लार्ज एसेट कमर्शियल बिल्डिंग एंड इज फेसिंग अ कैश क्रंच। CFO suggests a sale and lease back arrangement as a finance student. What practical benefits and risks? 2 चीज़ बोला है, बेनिफिट्स का 1 नंबर, रिस्क का 1 नंबर, 2 नंबर के लिए इतना सारा चीज़ मांग रहा है। वुड यू कंसिडर बिफोर सपोर्टिंग? बिफोर सपोर्टिंग आप इसमें क्या कंसिडर करोगे? बेनिफिट्स को एंड रिस्क को, ठीक है। अब आप लोग बताओ, सेल एंड लीज बैक का बेनिफिट क्या है कि मेरे को जो तुरंत से मेरे को लिक्विडिटी बेनिफिट मिलता है, मैं सेल करता हूँ मेरे को पैसा मिलता है। सेकेंडली मैं सेम टू सेम वही एसेट को यूज़ कर सकता हूँ, कोई बहुत ज़्यादा डिस्रप्शन चेंज नहीं करना पड़ता। रिस्क क्या है कि मेरा कॉस्ट बढ़ सकता है, मेरे को उसको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, अल्टीमेटली मेरे को लेवरेज हाई होगा, अल्टीमेटली मेरे को उसको मीट करने के लिए उतना इनकम, उतना रेवेन्यू भी जनरेट करना पड़ेगा। इस टाइप से आपको आंसर लिख के आना है, ठीक है। डन है बात? FM कंप्लीट हो गया सर, फिनेंशियल मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अपने स्टार्ट करने वाले हैं। क्विकली SM के केस बेस्ड MCQs अपने करेंगे। SM के अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको कोई दरकार नहीं है मेरी हेल्प की, बिकॉज वो एकदम डायरेक्ट टू द पॉइंट पूछता है इंस्टीट्यूट, और इस बार भी वही पूछ रहा है। तो कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि सर ओ माय गॉड क्या क्वेश्चन पूछ लिया, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द बुक आ गया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। सीधा केस स्टडी बेस्ड MCQs और इंडिपेंडेंट MCQ सॉल्व करते हैं। ऐसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, सब ब्रेक तो दे दो। क्या चीज का ब्रेक? अभी 10 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगा सर, 10 से 15 मिनट में वीडियो खत्म कर देंगे, नो ब्रेक। पानी पीना, पानी पी लो। और आप लोगों के लिए तो वीडियो पॉज करने का ऑप्शन है ही, तो क्या घबराना। बेस्ड ऑन मेंडलॉज मैट्रिक्स, हाउ वुड यू कैटेगराइज डीलर्स इन द केस ऑफ नवोदय हु हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड एक्सपेक्ट अलाइनमेंट विद द कंपनीज फ्यूचर स्ट्रैटेजी? मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, मैं हर बार हर वीडियो में बोलता हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का केस सिनेरियो बेस्ड MCQ जो आता है, मान लो कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन आ गया, हो सकता है बड़ा आ जाए, लेंदी आ जाए, आपको बहुत टाइम लग जाए उसको करने में, 15 मिनट लग जाए, 20 मिनट लग जाए, उससे बेसी नहीं लगेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। SM का जो केस सिनेरियो बेस्ड MCQ है ना, वो हार्डली 2 से 3 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, हार्डली 3 मिनट में। OMR में गोला करने तक मैं बोल रहा हूँ 3 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज केस स्टडी पढ़ना नहीं पड़ता। मुश्किल से कभी कभी होता है कि कोई पैराग्राफ पढ़ना पड़ गया, वरना नहीं पढ़ना पड़ता। ऐसे ही करा दूंगा मैं आपको सारे क्वेश्चंस, देखना। डीलर्स को कैसे कैटेगराइज करेगा? जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब पावर तो हाई है, मतलब C या D में से ही है। एक्सपेक्ट अलाइनमेंट विद द कंपनीज फ्यूचर, अपना एक अलाइनमेंट, अपना अपना खुद का फ्यूचर और कंपनी का फ्यूचर के संग अलाइन कर रहा है, तो उसका इंटरेस्ट भी तो हाई है, वो की प्लेयर होना चाहिए, वो हाई पावर हाई इंटरेस्ट में फॉल करेगा। मैं एक और चीज़ दिखा सकता हूँ आपको, अगर डीलर वाला चीज़ पढ़े भी ना, डीलर्स की स्टेक होल्डर्स खुद ही लिख दिया क्वेश्चन, की स्टेक होल्डर खुद ही लिख दिया था। डन। अब नेक्स्ट बोल रहा है, नवोदय ने क्या किया? ऑनबोर्ड किया प्रोफेशनल्स को, इसका ग्लोबल एक्सपोजर है, इनोवेशन फोकस टीम है, तो क्या किया उसने? अपना क्या किया? अपना स्किल्स को बढ़ाया है, टीम में अपना स्किल्स को बढ़ाया है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन में हो सकता है किसी को डाउट हुआ हो, मेरा बात सुनना। पोर्टर का 5 फोर्सेस का बात है, एंट्री ऑफ वोल्टेरा मोटर्स एंड हुआ राइड इनटू द इंडियन ईवी मार्केट रिप्रेजेंट्स व्हाट? ये एक बार देखना पड़ेगा, इसका तो देखना पड़ेगा सर, ढूंढो ढूंढो, ये रहा। वोल्टेरा मोटर्स हुआ राइड आया, enter the market with AI enabled features, aspirational designs and strategic e-commerce partnerships. Their sleek, tech-savvy scooters captured the attention of Indians' urban youth and redefined customer expectations. Navode, which had traditionally focused on functionality and affordability, found itself losing momentum in the face of this disruption. अब देखो, बोल रहा है क्वेश्चन कि 2 नए प्लेयर आ गए। अब जैसे अभी का लेटेस्ट एग्जांपल ले लो ना, इंडिया का एग्जांपल ले लो, छोड़ दो क्वेश्चन। टेस्ला आ गया इंडिया में,
अरे टेस्ला आ गया लास्ट मंथ इंडिया में, मालूम है कि नहीं आपको? यस और नो? यस सर, मुंबई में आ गया, अभी दिल्ली में, अभी कल परसों उसने अपना शोरूम दिल्ली में भी खोल लिया। अब अगर इंडिया में टेस्ला आ गया, अब मान लो टाटा मोटर्स है, हम टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स भी ईवी का काम करे, इंडिया का अच्छा खासा मार्केट कैप्चर करके रखा है ईवी में टाटा मोटर्स। अब अगर टेस्ला अगर आ गया तो अब टाटा मोटर्स के लिए क्या चीज का खतरा है? ये बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स है क्या? नो, ये तो क्रॉस हो गया। राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है? नो, मैं तो उसका टेस्ला की बात कर रहा हूँ ना। जहां बच्चा को डाउट होता है सर ये क्या थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट्स है कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स है? सर आप ये बताइए सर कि मेरा जो कस्टमर है टाटा मोटर्स का जो कस्टमर है, अगर आप स्टूडेंट लोग मेरे कस्टमर थे तो मेरे लिए क्या खतरा है कि मेरे लिए सब्सिट्यूट है आप लोग वहां चले जाओगे कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स है? बताओ ना। एग्जाम्पल से और एक समझो, आपकी कॉफी शॉप है, कॉफी शॉप है आपका, अगर कॉफी शॉप है, अगर बाजार में एक और नया कॉफी शॉप खुल गया ना, बड़ा कॉफी शॉप स्टारबक्स आ गया, तो आपके लिए ये खतरा बनता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस का, थ्रेट ऑफ न्यू सब्सिट्यूट्स कब होगा? हमेशा याद रखना कि अगर नया कोई चाय का दुकान खुल गया, नया कोई एनर्जी ड्रिंक का दुकान खुल गया, तो वो मेरे लिए थ्रेट ऑफ न्यू सब्सिट्यूट्स बन रहा है, और सब्सिट्यूट टू माई प्रोडक्ट जा रहा है वो। अगर टेस्ला इंडिया में आ रहा है तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस है टाटा मोटर्स के लिए, सब्सिट्यूट नहीं है। वो भी तो ईवी गाड़ी लेके ही आ रहा है। अगर वो कोई नया टाइप का कुछ ले आता है, सपोज यहाँ पे क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में बात करो, स्कूटर की जगह मान लो कोई ऐसा साइकिल लेके आ रहा है जो ईवी इंटीग्रेटेड हो, कोई थ्री व्हीलर लेके आ रहा है जो एज अ सब्सिट्यूट जैसे देखा जा सके, तो थ्रेट ऑफ न्यू सब्सिट्यूट का आंसर होता। वरना ये आंसर आपका बनेगा हमेशा थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस का। समझ में आया? कभी नहीं भूलोगे अब आप, ये मेरे को पूरा विश्वास, आप कभी नहीं भूलोगे। एक एग्जांपल हमेशा ध्यान रखना, चाहे वो कॉफी शॉप का हो, टाटा मोटर्स का हो, टेस्ला, जैसे भी आपको याद रखना। चलो आगे बढ़ेंगे। तो आंसर था क्या इसका सर? आंसर था थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। हाँ, now with this decision to export less competitive international markets like ये primarily is classified as corporate level strategy। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? तो उसको कहाँ एक्सपोर्ट करना नहीं करना तो कॉर्पोरेट लेवल वाला बताएगा, और कौन बताएगा? नवोदय's core business model to offer reliable functional scooters affordable price, क्या बोलता है उसका? कॉस्ट लीडरशिप बोलता है। इजी। ऐसे भी फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप तो बोला ही नहीं, तो आपको कोई कंफ्यूजन है, आपको दिक्कत वाली एरिया तो हटा ही दी क्वेश्चन ने। अब इंडिपेंडेंट एमसीक्यू आ गया, कंप्लीट हो गया। देखो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू कंप्लीट हो गया। हार्डली बताओ कितना मिनट लगा, और कितना मिनट मुझे लगा था वो आपको कराने में। आधी घंटा मुझे वहां लगा था, यहाँ पे 5 मिनट भी नहीं लगा मुझे आपको बताने में। Green Sprout Organics, a sustainable agriculture company, offers a range of eco-friendly farming products. Its product portfolio includes mature products generating steady cash flows and several new offerings with a high growth potential. Recently, अब यहाँ से मेन बात स्टार्ट हो रहा है। ग्रीन स्प्राउट ने क्या किया? लॉन्च अ कटिंग एज ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर इन अ रैपिडली एक्सपैंडिंग मार्केट। रैपिडली एक्सपैंडिंग मार्केट मतलब मार्केट इज रैपिडली ग्रोइंग, एक्सपेंशन और ग्रोथ तो सेम है। इन विच क्वाड्रेंट ऑफ द बीसीजी मैट्रिक्स विल द प्रोडक्ट मोस्ट क्लासिफाइड? डॉग तो नहीं है, कैश काउ तो नहीं है। कैश काउ क्या बोलता है? मार्केट शेयर ज्यादा ग्रोथ कम। अपने को पता है ग्रोथ तो ज्यादा हो रहा है, ये दे दिया। सर स्टार होगा ना ये तो? स्टार तब होगा जब प्रोडक्ट मेरा ग्रो भी कर रहा है, साथ साथ मार्केट शेयर भी अच्छा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये तो नया ऑफरिंग लाया है, नया ऑफरिंग लाया है, तो मार्केट शेयर अच्छा कैसे हो सकता है? सिर्फ ग्रोथ होगा, तो दैट इज वाई इट हैज टू बी क्वेश्चन मार्क। डन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। इन परसुइट टू एक्सपैंड द फैमिली बिजनेस टू दुबई, धर्मवीर सिंह डीवीएस, द सक्सेसर ऑफ रिनाउंड आर्किटेक्ट late Shri Lala Rampal Singh, faced a dilemma. Despite receiving positive feedback from the various potential investors, a common trend emerged where the emphasis was primarily on swift construction, neglecting the importance of structural longevity. Dharam finds himself at crossroads. चौराहे पे खड़ा, उसको पता नहीं अब क्या करे. What strategic approach could assist him in formulating a robust, coherent business roadmap that aligns with his vision for sustainable growth? बताओ। विजन तो नहीं होगा, विजन तो नहीं होगा, विजन को विजन के संग तो अलाइन नहीं करेंगे, विजन तो नहीं होगा। चलो ये तो इजी हो गया आपके लिए। इन तीनों में क्या होगा? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स तो नहीं होगा, समझ में आ रहा है। सर क्या मिशन होगा कि क्या वैल्यू सिस्टम होगा? क्वेश्चन का आंसर इज, द राइट आंसर हियर इज द एंटायर वैल्यू सिस्टम। द एंटायर वैल्यू सिस्टम का उसको वैसा बनाना होगा, रोबस्ट रखना होगा, ताकि उसका विजन के संग वो अलाइन कर पाए। सारे चीज उसको अलाइन करके रखने होंगे, नॉट ओनली द मिशन, नॉट ओनली द गोल्स, एवरीथिंग।
विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, सब कुछ उसका एंटायर वैल्यू सिस्टम जो बोलते हैं ना अपने, दिस अंडर द अम्ब्रेला, अंडर द बकेट ऑफ द वैल्यू सिस्टम ही तो विजन, मिशन, ये सब सारी चीजें आती हैं। ठीक है, डन, आगे बढ़ो। A tech startup wants to enter a new market, introducing new AI powered product to an entirely new customer. Which strategic approach, ये कौन सा बता रहा बताओ? मार्केट पेनिट्रेशन कब होता है? सेम मार्केट, मार्केट डेवलपमेंट, न्यू मार्केट, ओल्ड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब ओल्ड मार्केट, न्यू प्रोडक्ट। इसको सेम की जगह ओल्ड इसको भी लिख दो। ओल्ड मार्केट, ओल्ड प्रोडक्ट कैसे पेनिट्रेट कर सकते हैं चाहे तो। डाइवर्सिफिकेशन कब होगा? न्यू मार्केट एंड न्यू प्रोडक्ट, ये डाइवर्सिफिकेशन होगा। यहाँ पे न्यू मार्केट है, न्यू कस्टमर, और नया प्रोडक्ट है, न्यू एआई प्रोडक्ट, तो दिस इज डाइवर्सिफिकेशन। समझ में आ गया? समझ में आ गया? डन है कि नहीं? अब यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखने की इच्छा है? सर दिखा दो फटाफट। क्या क्विकली, इसमें कुछ टाइम नहीं लगाएंगे। पेस्टल की बात हो रही है, पेस्टल के 5 पॉइंट लिखने हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल। इन पांचों के बारे में आपको लिखना है, लिख दोगे। पेस्टल के 5 फैक्टर्स, फ्रेमवर्क कैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिसीजन में, आपको लिखना है। ठीक है। अ लीडिंग स्मार्टफोन, ये क्वेश्चन देखो। अ लीडिंग स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर हैज पार्टनर्ड विद अ रेप्यूटेड सॉफ्टवेयर फर्म टू जॉइंटली डेवलप अ नेक्स्ट जनरेशन एआई एनेबल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। पार्टनरशिप कर रहे हैं और जॉइंटली कुछ डेवलप कर रहे हैं। बोथ कंपनीज मेंटेन, ये है स्मार्टफोन में, ये स्मार्टफोन बनाता है, ये सॉफ्टवेयर है। एक स्मार्टफोन वाला एक सॉफ्टवेयर वाले के संग जॉइंट मिल रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? हिंट देना चाह रहा हूं, एक स्मार्टफोन वाला एक सॉफ्टवेयर वाले के संग मिल रहा है। बोथ कंपनीज मेंटेन द इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस, मेंटेन करेगा अपना इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस बट कोलैबोरेट क्लोजली ऑन द प्रोडक्ट डिजाइन, डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग। The partnership aims to leverage shared resources, complementary expertise, and expanded market access for mutual benefits, and identify and explain the cooperative strategy being used in this scenario, which is strategic alliance. समझ में आ गया? विच इज स्ट्रेटेजिक अलायंस। क्यों? बिकॉज अलग अलग इंडस्ट्री के दो लोग हैं ना। सर ये मत बोलना सर ये तो कोई जेनेरिक मर्जर या कुछ वैसा हो सकता है। मेरी बात सुनो भाई, प्लीज मेरी बात सुनो, समझ में आएगा। आर्ग्यू नहीं करना, हमेशा क्यों 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 नहीं लगाना, पहली पूरी बात सुनो। क्वेश्चन में बोल रहा है इंडिपेंडेंट ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा, मेंटेन रहेगा। एक स्मार्टफोन बनाता है, उसको सॉफ्टवेयर का ज्ञान नहीं है, सॉफ्टवेयर बनाता है, उसको स्मार्टफोन का ज्ञान नहीं, दोनों मिलके कुछ बना रहे, एआई एनेबल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या बोलता है कि दोनों मिल जाओ ऐसा ऐसा काम करने के लिए जो खुद नहीं कर पाते, मिलके ऐसा कुछ करो जो अकेले नहीं कर पाते। इसीलिए दोनों को मिलना जरूरी था और ये बनाना जरूरी था। समझ में आया? पार्टनरशिप करेगा, शेयरिंग करेगा, लेवरेज रिसोर्सेज का, कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपर्टाइज, ये सारा चीज हिंट दे रहा है आपको कि आपको स्ट्रेटेजिक अलायंस है। उसके अंदर का तो पॉइंट आप लिख लोगे। ठीक है। व्हाट आर स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स, इसका टाइप का मेजर्स, अंदर का मेजर्स लिखना, परफॉर्मेंस फाइनेंशियल मेजर्स, परफॉर्मेंस मेजर्स, वो सारे मेजर्स आपको लिखने होंगे, आप लिख देना। ठीक है, आगे बढ़ो। प्रोएक्टिव रिएक्टिव का तो मैं क्या बताऊं आपको, आप कर लोगे। स्टेप्स टू इनिशिएट स्ट्रेटेजिक चेंज प्रोसेस क्या है? रिकॉग्नाइज द नीड फॉर अ चेंज, क्रिएट अ शेयर्ड विजन, और फिर इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज, क्रिएट अ शेयर्ड विजन एंड मैनेज दम। हाँ, सेकंड पॉइंट वो था। समझ में आ गया? 3 पॉइंट का आंसर है। 3 पॉइंट के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करके अच्छा से लिखना है, तभी ही 5 नंबर मिलेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ओवरव्यू ऑफ ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज करना ऑफ सीईओ, तो ये तो चैप्टर नंबर 1 से 1.5 क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपीरियंस कब आप बना दोगे, डायग्राम बना के आ जाना प्लीज। कंसेंट्रिक एंड कोग्लोमरेट कितना बार तो आपको बता दिया है, मैंने बताया, एग्जाम में आपको इंस्टीट्यूट बार बार बोल रहा है दोनों पढ़ के आओ। मेंडलॉस मैट्रिक्स आपको पता है, डायग्राम बना देना मेंडलॉस मैट्रिक्स का भी डायग्राम बना देना। ठीक है, ऐसा वाला। बेवरेज कंपनी कर रहा है नया डालो हेल्थ कंज्यूमर के लिए, स्ट्रेटेजिक मैनेजर वांट्स टू स्टडी मार्केट पोजीशन ऑफ राइवल कंपनीज टू एनर्जी ड्रिंक सेगमेंट, व्हिच टूल कैन बी यूज्ड फॉर दिस एनालिसिस।
एंड व्हाट इज द प्रोसीजर टू इम्प्लीमेंट इट इफेक्टिवली। कर लोगे ये सब क्वेश्चन में, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी इस सब में, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगा, ये सब क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है ना। एकदम डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन था। एसएम पोर्शन ओवरऑल वाज वेरी इजी, एसएम पोर्शन ओवरऑल बहुत इजी, इसमें बेसी माथापच्ची है नहीं। इवन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन सब इजी था। एसएम काफ़ी इजी लगता है आपको, अगर टफ लग रहा है ना, मैं बताऊं एसएम को समझ के पढ़ोगे ना बहुत मजा आएगा। एसएम आपका वो ऑडिट लॉ जैसा थ्योरी नहीं है, एसएम आपका प्रैक्टिकल थ्योरी है। प्रैक्टिकल थ्योरी इज द एसएम, ये ब्यूटी है एसएम का। समझ के पढ़ेगा जो बच्चा ना, उसको अच्छा लगेगा। समझ में आ रही है क्या बात? देखो मैंने आपके लिए रेडी करके रखा, ऑल द बेस्ट, एक बहुत बड़ा सा ऑल द बेस्ट। गाइस 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 मेरी बात सुनो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, 2 मिनट मेरी बात सुनो। अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखा, अगर आपको मेरी भी मेहनत पसंद आई, मैं चाहता था आपको वो इंस्टीट्यूट के आंसर से गो थ्रू करवा देता, बट मैंने वो ऐसा नहीं किया। मैंने खुद पूरा पेपर सॉल्व किया, काफ़ी टाइम लगता है ऐसे सॉल्व करने में। पूरा पेपर उसको सॉल्व किया, कलर्स के संग वगैरह संग करने में टाइम लगता है एक्चुअली। और आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, तो एक फटाफट से लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और दोस्तों के संग चैनल को शेयर कर देना। कैसा लगा आपका मुझे फीडबैक ज़रूर देना नीचे। और साथ ही साथ अब हार्डली 22 डेज बचे हैं। अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखा, आप एक बहुत अच्छे बच्चे हो, आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, हार्डली 20 डेज बचे होंगे आपने जब वीडियो देखा है। प्लीज़ अपना बेस्ट दो। आप ही होंगे जो आप बाद में, अगर कोई दिन आपने नहीं पढ़ी या कुछ हुआ ना, नोट करना कि आज मैंने पढ़ाई नहीं की है। रिजल्ट डे में वो नोट खोल के देख लेना सर। अभी कोई भी ना आपके पास चांस नहीं है लापरवाही करने का। पूरा अपना एफर्ट लगाना कि यू हैव टू डिलीवर गुड फॉर योर सेल्फ, योर फैमिली, फॉर एवरीवन। कोई अगर आपसे पूछे ना खुश होने के लिए क्या चाहिए, तो बस यही कि मेरे मम्मी पापा खुश हो। मम्मी पापा खुश क्या होंगे अगर आप पास हो जाएंगे तो। प्लीज़ अपने लिए नहीं, अपने मम्मी पापा के लिए पढ़ाई करिए, लेकिन एक बहुत अच्छे से अपना ईमानदारी से एफर्ट दीजिए। एग्जाम दे के आप अगर ये आ गए ना बाहर लास्ट पेपर देने के बाद कि मैंने अपना बेस्ट दिया था, मैं इससे बेसी नहीं कर सकता था कुछ, तो गारंटीड मैं बोल रहा हूँ आप पास हो रहे हो सकता है आपका एग्जामेशन आए, आप रैंक भी ले आओ, ठीक है। कोई आपको दिक्कत हो प्लानिंग करने के लिए, समझने के लिए, डाउट हो, कुछ भी चीज़ हो, तो प्लीज़ मुझे रीच आउट करो, नीचे मेरा डिटेल्स चालू है। आई रियली वॉन्ट टू विश ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई करना, मैं बताऊँ बहुत अच्छा आपका एग्जाम जाने वाला है, पेपर बहुत ईजी आएगा इस बार। ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सी अंद्रज सिंघानिया साइनिंग ऑफ, टाटा बाय बाय।